एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 185 यानी 185 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले अगर किसी ने अभी तक डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं आता भी रहता हूँ, मेरे से बात भी कर सकते हो। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके तुम्हें वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी और अदरवाइज़ तुम्हें पिन कमेंट के अंदर भी लिंक मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने एपिसोड पर। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, फेंग युआन यहाँ आया था ईस्टर्न सी के अंदर। किसको, यहाँ पे 2 फेरीज़ थे, उनको भाई लेस्बियन फेरीज़ को ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन तो होगा ही क्योंकि वो लेस्बियन फेरीज़ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी, तो भाई अब उनको लोग जानते हैं, उसके चक्कर में थोड़ी बहुत यहाँ पे बातचीत होगी और उन चीज़ों को फेंग युआन अभी हैंडल करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। हालाँकि उसके पास स्ट्रेंथ है रैंक 8 की, लेकिन फिर भी अभी मूड में नहीं है भाई अपना, तो यहाँ से निकलना था उसको। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। कुछ दिनों बाद एक गो इमॉर्टल व्हाइट क्रेन सी के ऊपर फ्लाई कर रहा था। ग्रीन शर्ट थी, यंग फेस था, शार्प नोज थी, व्हाइट चिक्स थे, उसकी आंखें लिटरली स्टार की तरह एकदम शाइन कर रही थी। रैंक 7 का हैवी ऑरा था। नाम था क्विन यूजी चैंग, ईस्टर्न सी का सुपर फोर्स क्विन यू क्लैन का बिग शॉट डिसेंडेंट। व्हाइट क्रेन सी को पूरा एकदम बैरन देखकर उसका चेहरा एकदम डार्क हो गया, एकदम खाली देखकर। क्विन यूजी चैंग को क्वीन बाई ही से फीलिंग्स थी। उसे पता था कि बाई ही गर्ल्स को पसंद करती है, फिर भी वो एक्सेप्ट करता था कि कोई नहीं, जैसे भी हो चलेगी। लेकिन बाई ही ने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया और पूरे 10 साल से वो वन साइडेड प्यार में ही चल रहा था। लेटर्स में भी बाई ही बस एक वर्ड रिप्लाई करती थी, रीड, या कभी कहती थी ओके ओके। उसको ये छोटे रिप्लाईज़ भी खुशी दे देते थे। बट कुछ दिनों से कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा था, कॉन्टैक्ट भी फेल हो रहा था। दिल में बुरा फीलिंग आ गया तो वो सीधा यहाँ पे आ गया चेक करने। व्हाइट क्रेन सी के हाल देखते ही वो एकदम शॉक में आ गया। पहले यहाँ व्हाइट क्रेन्स होती थी, शांत सी वाइब होती थी, फुल लाइफ एकदम भरा रहता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जो जगह थी ये पूरी लूट चुकी थी, लूट चुका था जैसे कोई। क्वीन यूजी चेंग कहता है, फेरी भाई वेयर आर यू, आप कहाँ गई? वो तुरंत ही सी के अंदर डाइव करता है, नीचे पूरा एरिया को एकदम भाई एकदम तोड़ते फोड़ते घुसते हुए चला जाता है कि चेक करूँ कुछ मिल जाए। ह्यूज ट्रेंच तक था, वहाँ पे था, क्रैक्स थे, एकदम ब्रोकन पड़ा था, सब कुछ टूटा-फूटा। क्वीन यूज़ी चंग एकदम गुस्सा हो जाता है, कहता है समवन ड्रॉप्ड दिस होल प्लेस, यानी किसी ने लूट डाला पूरा। ग्रेट हिस्ट्री, आयरन और एग क्रिस्टल रॉक सब ले गया, सब का सब, कुछ नहीं छोड़ा। फेरी बाई प्लीज़ तुम सेफ रहना बस। उसने बाई पैलेस, रैंक 8 इमॉर्टल गो हाउस भी सर्च करा लेकिन वो भी मिसिंग था। इन्वेस्टिगेशन पावर से भी कोई ट्रेस नहीं मिला, ना फाइट के निशान, ना कोई क्लू, कुछ भी नहीं मिला। वो कंफ्यूज हो गया। क्वीन यू जी चैंग एकदम सोचते हुए कहता है, भाई ही रैंक 7 एक्सपर्ट है, कुछ चुपके से कैसे मार सकता है उसको, अनलेस कोई रैंक 8 का अटैक ना कर दे। पर अगर रैंक 8 मूव करे तो पूरा रीजन ही हिल जाता है ना। बिना वजह के रैंक 8 वाले बंदे आते भी नहीं हैं, तो क्या मसला है, ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद एक थॉट उसके दिमाग में आता है। क्वीन यूजी चंग सोचते हुए कहता है या फिर बाई मुझसे इरिटेट होके लोकेशन चेंज करके सब रिसोर्स ले गई, ऐसा तो नहीं है। पर ये पॉसिबल नहीं लग रहा था, व्हाइट क्रेन सी के रिसोर्स बहुत वैल्यूएबल थे। फिर एक लास्ट डाउट उसके अंदर आया। क्वीन यूजी चैंग कहता है, या फिर उसे कोई अनबीटेबल एनिमी मिल गया हो और वो मजबूरी में रिट्रीट करके यहाँ से भाग गई हो। क्वीन यूजी चैंग ने थोड़ी देर अपना हेड शेक करा और सोचने लगा। क्वीन यूजी चैंग कहता है, अगर बाही को कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी मिला होता तो वो हेल्प मांग लेती। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इतने हैवी कॉन्टैक्ट्स हैं, एक वर्ड बोलती तो सारे के सारे लोग यहाँ पे टूट पड़ते आ जाते उसकी साइड। क्या मैटर है? फिर वो थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गया, बाही इतनी मिस्टीरियसली गायब कैसे हो गई। उसके माइंड में एक बात क्लियर थी, बाही मर नहीं सकती। ना वो सोचना चाहता था कि वो ऐसा मतलब उसके साथ हो गया। इतनी खतरनाक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ उसे ना ही मिले तो बढ़िया है। रैंक 7 फेमस पावरफुल बंदी थी। ऐसे बंदे मतलब ऐसी बंदी को कौन क्यों ही मारेगा? इतनी आसानी से वो मरेगी भी नहीं। बस जब तक कोई रैंक 8 की पावर उसको मारे ना आके, तब हो सकता है कि वो मर जाए। रीजन्स में बहुत टाइम पहले एकदम पीस मेंटेन था और अभी तक पीस चल रहा था और उसके हिसाब से ऐसे ब्रूटल मर्डर्स होते ही नहीं थे। स्पेशली बाही के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो इतनी लो रैंक या लो प्रोफाइल तो है नहीं कि उसके साथ ऐसा हो। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसने फाइनली डिसाइड करा। क्वीन यूजी चैंग कहता है, जो भी हुआ हो, बाही डेफिनेटली ट्रबल में है, मुझे उसे ढूँढना ही पड़ेगा। उसके दिमाग में पूरा एकदम हीरो वाली रेस्क्यू वाइब चल रही थी कि जाऊँगा अपनी हीरोइन को बचाऊँगा। क्लूज़ यहाँ नहीं मिले थे, तो उसने डिसाइड किया कि पास वाले इमॉर्टल से पूछता हूँ। सबसे पहले उसके अंदर जो नाम आया वो नाम था यू चान का। दोनों का एरिया बिल्कुल साइड बाय साइड था। क्वीन यूजी चैंग फुल स्पीड में ड्रैगनफिश सी एरिया पे पहुंचा। वहाँ का सीन और भी खराब था। पहले यहाँ मिलियंस ऑफ ड्रैगनफिश के ग्रुप स्विम करते रहते थे, लेकिन अब ये जगह पूरी एम्प्टी खाली थी। क्वीन यूजी चैंग कहता है, ये क्या हो रहा है? ड्रैगनफिश सी भी एकदम लूट लिया गया, ये भी सब गायब। वो शॉक और फियर में एकदम आ गया। वो डीप सी में भी गया, सर्च करा, लेकिन जीरो क्लूज थे। क्विन यूजी चैन कहता है, बाई ही यू चैन दोनों के साथ सेम सीन है। ट्रेजर इलो हेवन, ड्रैगनफिश बिजनेस, कुछ भी नहीं चल रहा, क्या मैटर है? वो तुरंत ही ट्रेजर इलो हेवन में भी कांटेक्ट करता है। यू चैन की विल से बात की और पता चला कि उसकी विल को कुछ भी नहीं पता। यूजुअली
उसे मतलब 2 से 3 दिन मतलब एक तरीके से 2-3 बार कॉन्टैक्ट करो या 3 दिन तक कॉन्टैक्ट करो ना तो कुछ ना कुछ पता चल जाता है। लेकिन अभी तक 3 दिन नहीं हुए तो शायद उसे कुछ पता नहीं चला कि ये व्हेल गई अभी तक या नहीं गई। व्हेल को ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना इसलिए। अब उसके अंदर ना भाई पसीने से बह गए। दोनों रैंक 7 फेरीज़ अपने रिसोर्स छोड़कर भाग नहीं सकती। ये क्लियरली कोई एक तरीके से अनस्टॉपेबल थ्रेट था। क्वीन यूज़ी सोचती हुई मतलब क्वीन यूज़ी चैंग सोचते हुए कहता है, "नहीं, मुझे तुरंत ही क्लैन के इमोर्टल्स को बताना होगा। कुछ बात यहाँ पे ज़रूर है।" वो ड्रैगनफिश सी को एक लास्ट बार देखकर थोड़ा-सा चिल फ़ील हुआ और फिर सीधा वापस चला गया। बाही और यू चैन का मर्डर क्लैन से इन्वेस्टिगेट एक तरीके से करा जाएगा, देखा जाएगा कि कौन-सा मर्डर क्लैन है या किसी क्लैन ने मारा है, कोई बहुत बड़ी पावर थी, किसने मारा पता करेंगे। एविडेंस तो अभी तक नहीं मिला था, पर तुरंत ये था कि उसे कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा क्योंकि इतना कुछ यहाँ पे हुआ है तो कुछ तो पता चलेगा। अब देखते हैं उधर कल्प्रिट की साइड। फेंग युआन चिल मूड में एकदम वेस्टर्न डेज़र्ट के ऊपर फ्लाई कर रहा था। ईस्टर्न सी से निकलते ही वो नॉर्थर्न पैस नहीं गया, साउथर्न बॉर्डर क्रॉस करके वेस्टर्न डेज़र्ट आ गया था और वो क्लाउड जो थे ना उनके ऊपर था। फेंगयुआन ने अपने सवेनर प्राइमेसी को ओपन करके ईस्टर्न सी के गेम्स को चेक करा। यू चान और बाई ही को मारने के बाद उसके हाथ में बहुत कुछ लगा था, जैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ अ ड्रैगन फिश और मिनी ईस्टर्न सी में उसने रख दिए तो वो भी पूरा फुल होता जा रहा था। ग्रेट हिस्ट्री आयरन और एग क्रिस्टल रॉक का एक बड़ा स्टॉक भी उसे मिल गया था, जो कि उसका था बाई ही का। और दोनों रैंक 6 इमॉर्टल को मारा था, तो उनकी भी चीज़ें मिल गए थे, इमॉर्टल गो भी मिल गए थे, 2 रैंक 6 के इमॉर्टल गो मिल गए थे और यू चान का वाटर पाथ इमॉर्टल प्राइमेसी खा गया था फेंग युआन, एनेक्स कर लिया था, तो बहुत सारे वाटर पाथ के दाव भी मार्क मिल गए थे। बाही का वुड पाथ का प्राइमेसी था, तो उसे ले नहीं जा सकता था, उसे छोड़ दिया। पर इन सब में से सबसे वैल्यूएबल था सिटी वेल। सिटी वेल एक शेड्यूल्ड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ था। अब पूरा का पूरा फेंगयुआन के सवेनियर मटर प्राइमेसी के अंदर था। ईस्टर्न सी आते ही फेंगयुआन ने सबसे पहले ट्रबुलेंट फ्लो सी एरिया में जाके सिटी वेल को वहां से उठाया और अपने प्राइमेसी में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद वो ड्रैगनफिश सी गया, वहां यू चान और क्वीन बाई ही को फिनिश करा। सिटी वेल कौन सी चीज़ थी ये याद ही होगा तुम्हें, अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं बता देता हूँ। सिटी वेल वही जगह है जहाँ पे एक बार मतलब यिंग वुइशिन ने ना फेंगयुआन को फंसाने की कोशिश करी थी, उसमें भेज दिया था, लेकिन फेंगयुआन को सारी चीज़ें पता थी तो वो आ गया था, वहाँ से बाहर निकल गया था। लेकिन फेंग युआन ने उसका यूज़ करके बहुत सारे जो इमॉर्टल थे उनको मारा था। अपना वो हाथ फेंका था। थंबनेल में तुमने वो सीन देखा होगा, वो जो फॉर्मूलेस हैंड जैसा हैंड फेंग युआन ने नीचे फेंका था और बहुत सारे लोग नीचे थे। थंबनेल में सीन था, याद हो तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। ये वाली चीज़ थी। एक रेयर और पावरफुल शेड्यूल डोमेन था जिसे फेंग युआन काफ़ी टाइम से चाह रहा था, लेकिन वो मूव नहीं हो सकता था, इसलिए फेंग युआन ने पहले कुछ करा नहीं। पहले वो उसे ले नहीं जा पा रहा था क्योंकि पुलिंग माउंटेन इमॉर्टल को सिटी वेल पर इफेक्टिव ही नहीं होता। इसलिए रिलोकेशन इम्पॉसिबल था। पर अब लाइट ऑफ विज़डम एक्टिवेट करके उसने पुलिंग माउंटेन गू को कोर बनाकर एक नया इमॉर्टल किलर मूव क्रिएट करा था, जो स्पेसिफिक सिटी वेल को टारगेट करके मूव कर सके। लॉन्ग टाइम की मेहनत के बाद फेंगजॉन फाइनली सक्सेसफुल हो गया था। सिटी वेल का बाहर वाला शेप स्क्वायर जैसा था, पर अंदर का सरफेस राउंड था। फेंगयुआन ने सोच समझकर सिटी वेल को मिनी सेंट्रल कॉर्नर में प्लेस कर दिया था। डांगहुन माउंटेन, लुओपो वैली, रिवर्स लो रिवर के बाद सिटी वेल उसका फोर्थ स्केड्यूल डोमेन बन गया था। इतने सारे डोमेन्स कलेक्ट करना हिस्ट्री में बहुत ही रेयर था। सिटी वेल का जिक्र लेजेंड्स ऑफ फ्रेंजो में भी आता है। ये पहले मिनी मैन का लिविंग एरिया था। अब अंदर जो मिनी सिटी थी फेंगयुआन पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका था। मिनी स्कूल माउंटेन भी वहां से हट चुका था। फिर भी सिटी वेल काफी मतलब एक तरीके से खाली नहीं था, अंदर बहुत सारे ब्लेस्ड लैंड थे। ये उन इमॉर्टल्स के प्राइमेसी थे जिसे फेंगयुआन ने सिटी वेल का यूज़ करके मारा था। देखा मैंने वही बताया था ना, वही लोगों का ब्लेस्ड लैंड इसके अंदर पड़ा हुआ है। ब्लेस्ड लैंड को वर्ल्ड क्यूआई एब्ज़ॉर्ब करनी होती है, इसलिए उनके एंट्रेंस नॉर्मली ओपन रहते हैं। फेंगयुआन ने मौका लेकर जिनमें लैंड स्पिट नहीं थे, उन ब्लेस्ड लैंड को लूट लिया और जिसमें रिसोर्स बचे थे, वो अभी भी अनटच्ड पड़े हुए थे, यानी उसमें सब कुछ भरा पड़ा, अभी तक उसे छुआ तक नहीं फेंगयुआन ने। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, मेरे पास ब्लड लाइट स्पिट सप्रेशन है तो स्पीड को सप्रेस कर सकता हूँ, पर अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल नहीं है, इसलिए एंट्रेंस में घुस ही नहीं सकता। और अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल तुम्हें पता है कब चाहिए? जब रैंक 8 का या कोई बहुत पावरफुल ग्रोटो हेवन उसके अंदर जाने के लिए चाहिए होता है। रैंक 7 रैंक 8 इन सब में एकदम खतरनाक घुसने के लिए। तो अभी उसके पास है नहीं, तो अंदर घुसेगा कैसे? अगर वो इन प्राइमेसी को एनेक्स कर लेता तो उसके दावमार्क और प्राइमेसी डेवलपमेंट स्काई रॉकेट हो जाते, प्रॉफिट इंसेन होता। बस इस वक्त वो अंदर नहीं जा पा रहा था, पर फिर भी सिटी वेल का असली वैल्यू बहुत हाई थी। इसके थ्रू वो वेरिएंट ह्यूमंस प्लस ह्यूमंस को रेस कर सकता था, पाल सकता था। इमॉर्टल प्राइमेसी डेवलपमेंट के 7 लेवल्स होते हैं। पहला, मॉर्टल रिसोर्स प्रोड्यूस करना। दूसरा, इमॉर्टल मटेरियल्स बनाना, जैसे इमॉर्टल गू को फीड करने के लिए जो मटेरियल होता है उनको बनाना। तीसरा, इमॉर्टल बीस्ट या प्लांट को पालना, उनका इकोसिस्टम बनाना। चौथा, एक्सेस मटेरियल ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना। पांचवा, इमॉर्टल गू नेचुरली प्रोड्यूस होना। छठा,
वेरिएंट ह्यूमंस और ह्यूमंस को पालना और उनमें से गू इमॉर्टल बनाना, यानी उन लोगों को गू इमॉर्टल बनाना जो तुम पाल रहे हो। और एकदम लास्ट में जो आता है वो है लाइफ स्पैन गू को प्रोड्यूस करना, लास्ट आता है ये लेवल्स प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करने पर प्राइमेसी स्टेबल रहता है। अगर जल्दी रश करे तो फाउंडेशन वेस्ट होता है। फेंगमा थर्ड या फोर्थ लेवल पे ही था, फिफ्थ लेवल से भी काफ़ी दूर था, लेकिन सिटी वेल मिलने के बाद वो सीधा सिक्स्थ लेवल तक स्किप करके जंप कर सकता था। वेरिएंट ह्यूमन और ह्यूमंस को रेस करने के बेनिफिट्स ह्यूज होते हैं। हर रेस के अपने रिसोर्स होते हैं रेयर वाले। जैसे स्नोमैन के पास होता है आइस टीयर, स्नो लोटस एसेंस, रॉकमैन के पास होता है रॉक ड्रैगन एक्स और फेदरमैन के पास होता है फ्रीडम गो। ये सब मार्केट में मैसिव प्रॉफिट जनरेशन करते हैं। और सबसे बड़ा एक तरीके से कॉमन रिसोर्स यहाँ पे मिलता है ह्यूमन क्यूआई। हेवन क्यूआई, अर्थ क्यूआई और ह्यूमन क्यूआई जब इमॉर्टल बनते हैं यानी एक्सिस्टेंट के टाइम इनका बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन क्यूआई जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रांग तुम्हारा फाउंडेशन बनेगा। वो जो फाउंडेशन जो तुम्हारे पेट में जो दंतियान वो जो गोला है वो उतना ही बड़ा गोला बनेगा, और जितना बड़ा गोला उतना बड़ा ब्लेस लैंड। वही बात होती है। तो इसकी जो क्वालिटी होती है ना, अगर हाई क्वालिटी है तो तुम्हारे पास बढ़िया क्वालिटी का इमॉर्टल प्राइमेसी मिलेगा। इसलिए ह्यूमन क्यूआई बहुत रेयर चीज़ होती है। क्योंकि ना ये तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ते हो, यानी तुम रैंक 1 से लेके जब तक रैंक 6 तक नहीं पहुँचते, रैंक 5 तक जितना भी पहुँचते हो, वो तुम्हारा ह्यूमन क्यूआई का एक्यूमुलेशन होता है, और तब जाके तुम रैंक 6 पर पहुँच के उसका यूज़ करके एक ब्लेस्ड लैंड बनाते हो। तो वही चीज़ है, ये कॉमन तो है लेकिन ना ये बहुत रेयर चीज़ है। अगर ये तुम्हारे पास बढ़िया होगा, ज़्यादा होगा तो भाई तुम्हारा ब्लेस्ड लैंड हाई क्वालिटी का बन जाएगा। वो इमॉर्टल बनने के बाद ह्यूमन क्यूआई का यूज़ काफ़ी कम हो जाता है। इमॉर्टल बस हेवन एंड अर्थ क्यूआई को बैलेंस करके अपने प्राइमेसी को स्टेबल रखते हैं। बस इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन क्यूआई यूज़लेस हो जाता है, बल्कि उल्टा है। ह्यूमन क्यूआई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। बस प्रॉब्लम ये थी कि ह्यूमन क्यूआई को प्रॉपर्ली यूज़ करने का पूरा सिस्टम लॉस्ट हो चुका है। क्यूआई पाथ पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रेंथ पाथ से भी पुराना था, बट अब ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो चुका है, यानी एकदम गायब हो गया, अब मिलता ही नहीं है ऐसे। अभी सिर्फ कुछ रेयर क्यूआई पाथ इमॉर्टल्स ही ह्यूमन क्यूआई गू को मटेरियल के फॉर्म में यूज़ कर पाते हैं। वेरिएंट ह्यूमंस हो या प्योर ह्यूमन, दोनों ह्यूमन क्यूआई प्रोड्यूस करते हैं, और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना पावर, उतना ज़्यादा ह्यूमन क्यूआई। हाँ, क्वांटिटी में वेरिएंट ह्यूमन का ह्यूमन क्यूआई प्योर ह्यूमन से कम होता है। ह्यूमन क्यूआई के अलावा भी वेरिएंट ह्यूमंस बहुत सारे स्पेशल इमॉर्टल मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फैन डोर वाइंड। ये रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल सिर्फ मॉर्टल घर के दरवाजे पर ही ग्रो होता है, और जब ग्रो होता है तो वो जो डोर होता है, डोर कभी बंद ही नहीं होता, एकदम जाम हो जाता है। ये बोलो जंग लग गया उसमें। ये सब वाइल्ड नेचर में नहीं मिलता। फेंगयुआन को शैडो सेट की एक एक तरीके से हाइपोथेसिस याद आई। उसमें था कि जितना ज़्यादा ह्यूमन क्यूआई गैदर करोगे, उतनी ईज़ी ह्यूमन पाथ की प्रोफंडिटीज़ कॉम्प्रिहेंड होंगी। ये सोचते ही फेंगयुआन की आंखों में शाइन आ गई। वो कहता है ह्यूमन पाथ, रेंजू का बनाया हुआ ह्यूमन पाथ। हिस्ट्री में कई रैंक 8 रैंक 9 लेवल के मॉन्स्टर्स ने लेजेंड्स ऑफ रेंजू पढ़कर ह्यूमन पाथ के रिसर्च जो मतलब सीक्रेट्स थे, रिसर्च सब कुछ समझा था। जैसे जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने ऑल लिविंग बींग्स लक और हेवन एंड अर्थ लक क्रिएट किया। चाई फू ने ह्यूमन पाथ किलर मूव क्रिएट करके चाई क्लैन को सुपर फोर्स बना लिया। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता, अगर मैं डायरेक्टली वेरिएंट ह्यूमन पाल लूँ यानी रेस करना स्टार्ट करूँ, मेरा प्राइमेसी एकदम मैस हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, फाउंडेशन डैमेज होगी। पर सिटी वेल में उनको आइसोलेट करके वहाँ पे पालूँ, मेरे प्राइमेसी में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी और वो आराम से पलते भी रहेंगे, यानी एक अलग सी केज के अंदर उनको पालना। ह्यूमंस को रेस करना टू कॉस्टली था, हाई इंटेलिजेंस हाई रिसोर्स ड्रेन खाते थे, इसलिए एक तरीके से प्लान हर कोई फॉलो नहीं करता, ड्रॉप कर देता है। अब उसे एक वेरिएंट ह्यूमन रेस चूज़ करनी थी, क्योंकि ह्यूमन वाली तो उसने एक तरीके से अभी भी ड्रॉप कर दी। वो सोच रहा है कि ज़्यादा रिसोर्स लग जाएँगे, ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है इसलिए। तो अब वो पालेगा वेरिएंट ह्यूमन की कोई रेस को। गू वर्ल्ड में 10 वेरिएंट ह्यूमन रेसेस हैं, जैसे हेरी मैन, रॉक मैन, स्नो मैन, फेदर मैन, मरमैन वो जो मरमेड होती है वो वाली, इंक मैन, एग मैन, बीस्ट मैन, मिनी मैन और मशरूम मैन। हर एक की अपनी स्पेशलिटीज़ होती हैं। फेंगयुआन ने शॉर्टलिस्ट सोचा, जैसे बीस्ट मैन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो इसको ड्रॉप कर दो। हेरी मैन ग्लूरीफाइंग में यूज़फुल होते हैं, और रॉक मैन पहले भी रेस किए थे, ईज़ी विद द गट्स को। और स्नोमैन अब उसका इन लॉस टाइप रिलेशन भी हुआ था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। जानते हो ना, वही जो लौंडिया के साथ भाई की एंगेजमेंट हुई है। मिनी मैन सिटी वेल के लिए नेचुरली परफेक्ट इमॉर्टल
प्लांट से नरिश करने में हेल्प करते हैं। रही बात फेदरमैन, मरमैन, इंकमैन, एगमैन, मशरूम मैन, सब ह्यूज प्रॉफिट दे सकते हैं, सब के सब ह्यूज प्रॉफिट देंगे। इतना सोचने के बाद डेस्टिनेशन तक पहुँचते-पहुँचते भी फाइनल आंसर डिसाइड अभी नहीं कर पाया, तो इनमें से चुनूँ क्या? क्योंकि देखो सब बढ़िया हैं, बस इनमें से कोई एक चुनना है। देखो स्नोमैन चुन नहीं सकता क्योंकि वो इन-लॉज़ टाइप वाला रिलेशन है। रॉकमैन पहले पार रखे हैं तो सोच सकता है कि रॉकमैन ले लूँ। हीरी मैन सिर्फ़ ग्लोरीफाइड में पावरफुल होते हैं और किसी चीज़ में ज़्यादा काम नहीं आते। मिनी मैन तो परफेक्टली सही है, लेकिन अब ऐसे मिनी मैन ढूँढने पड़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें अभी सोचना पड़ेगा भाई को कि क्या चुना जाए, किनको पाला जाए। फेंगयुआन का ये इश्यू अभी एक तरीके से उतना अर्जेंट नहीं था, सोच लेगा आराम से, क्योंकि चाहे वो सोच भी लेता, उसके पास इतना फंड अभी नहीं है कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सके। उसका इमॉर्टल एसेंस स्टोन स्टॉक काफ़ी लो चल रहा है, लेकिन गुड थिंग ये थी कि रेड डेट इमॉर्टल एसेंस बहुत बड़ी क्वांटिटी में जमा हो रही थी। यू चान और क्वीन बाई ही से फाइट के बाद भी अभी भी बहुत सारा है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि सवेरियन इमॉर्टल प्राइमेसी में जो टाइम फ्लो है भाई बड़ा खतरनाक लेवल का है। फेंगयुआन ने रिस्टोर करके टाइम पास से बूस्ट कर भी दिया, यानी जो पहले एकदम स्पीड में बनता था वो तो बन ही रहा है, ऊपर से टाइम पास से बूस्ट भी कर दिया। 1 टू 60 से और भी ज़्यादा फास्ट कर दिया है, इसलिए एसेंस लाइटनिंग स्पीड से बिल्ड हो रहा था। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, ईस्टर्न सी ट्रिप में सिटी वेल मिल गया, यू चान खत्म हो गई, अब ड्रैगन फिश बिजनेस भी मेरा, और कोई कंपटीटर वहाँ रहेगा नहीं, वो पूरा बिजनेस मेरा और मैं ही चलाऊंगा। डेली प्रॉफिट इनसे लेवल पर जा रहे हैं, बस ड्रैगन फिश बेचता रहा तो फंड्स का कोई एक तरीके से फंड्स का इशू खत्म हो जाएगा समझो। फिर उसका फोकस शिफ्ट होता है, अब मैं थीविंग हेवन का ड्रीम रेलम हैंडल करूंगा या हैंडल करना है। क्लाउड से नीचे उतरकर फेंगयुआन डिजर्ट पर लैंड होता है। गर्मी से एकदम तपती जमीन के बीच में एक गू इमॉर्टल ऑलरेडी वहां पे वेट कर रहा था फेंगयुआन का। इसका नाम था तांग फेंगमिंग। वो अपने हाथों को जोड़कर रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है, लॉर्ड फेंगयुआन, टांग फेंगमिंग आपको ग्रीट करता है। फेंगयुआन का तांग फेंगमिंग से दोबारा मिलना। अब अगर तुम इसको भूल चुके हो तो भूलो मत, ये वेस्टर्न डिजर्ट का वही बंदा है जब फेंगजुजे फेंगयुआन के पीछे पड़ा हुआ था और फेंगयुआन ने रेड लोटस आइलैंड को फाइंड कर लिया था, स्पेक्टर सोल की विल वहां पे उसे मिली थी। वो बंदा तांग क्लैन की यूज करके वहां से भाग गया था और तांग फेंगमिंग ने उसका साथ दिया था। और वो बंदे, वो जो फेंगजुजे और जो दूसरे इमोर्टल थे, वो वेट करते रह गए थे टेरिटरी के बाहर, लेकिन फेंगयुआन किसी और टेरिटरी से निकल गया था। तो ये वही बंदा है तांग फेंगमिंग वेस्टर्न डिजर्ट का। आगे देखते हैं। तांग फेंगमिंग को कोई नॉर्मल एक तरीके से बंदा मत मानना। फेंगयुआन की पिछली 500 साल वाली लाइफ में ये बंदा 5 रीजन क्योटिक वॉर में इतना फेमस हुआ कि वेस्टर्न डिजर्ट का माहोंगिन लगता था। अब फेंगयुआन को शैडो सेट की इनहेरिटेंस मिल चुकी थी, इसलिए उसे पता था कि पिछली टाइमलाइन में क्या चल रहा था। स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल वापस रिवाइव हो चुका था उस टाइम, उसके पास सवेनियन इमॉर्टल फेटिश था। हेविली कोड के अंदर ही छुपकर पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर दिया था उस बंदे ने। माहोंगिन को रे एक तरीके से राइज भी करा, शैडो सेट की ही प्लानिंग थी। और तांग फेंगमिंग और तांग क्लैन का राइज भी शैडो सेट के मूव का ही रिजल्ट था। फेंगयुआन को अब समझ आ चुका था कि हेवनली कोड अभी वीक दिखती है, लेकिन जैसे ही ड्रीम रेलम स्प्रेड होते हैं और 5 रीजन वॉर स्टार्ट होती है, हेवनली कोड के पुराने मॉन्स्टर फिर से जाग जाएंगे। अरे ये है नहीं क्या, हेवनली कोड के अंदर जो जो ग्रेवयार्ड है वहाँ पे सारे लोग जाग जाते हैं। जैसे ड्यूक लॉन्ग उठा था वैसे ही बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे, इसलिए सो रहे हैं ताकि मर ना जाए। इसलिए आगे देखते हैं। शैडो सेक्ट भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता और फेंगयुआन अभी उनके पुराने रास्ते पर ही चल रहा है। मा होंगिन को मार चुका था, लेकिन तांग क्लैन को फिर से सपोर्ट करना ही पड़ेगा। पहले भी जब फेंगयुआन ने तांग क्लैन के साथ काम किया था, वो रिवर ऑफ टाइम का ट्रिब्यूटरीज यूज करना नहीं था, बल्कि उनके साथ जेन्युइनली अलायंस करना चाहता था। यानी एक तरीके से सिर्फ वो तांग क्लैन का यूज करके बाहर निकलना मेन काम नहीं था, क्योंकि उसने रिवर ऑफ टाइम का ट्रिब्यूटरी यूज करा था तांग क्लैन वाला। सिर्फ वही काम नहीं था उसका, था कि भाई इनके साथ अलायंस बनाना है, आगे जाके फ्यूचर में कुछ चीज़ें करनी है। इस वक्त हेवनली कोर्ट फ्यूचर प्लान्स में एग्रेसिवली सेटअप कर रहा था। यू चान, क्विन बाई ही और फेरी जीवी की तरफ से एक तरीके से उनको प्यादा बनाया गया था, फेरी जीवी ने यू चान और क्विन बाई ही को, लेकिन फेंगयुआन ने उन्हें मार दिया तो वो प्यादे भी खत्म कर दिए गए। चाहे ड्रैगन फिश बिजनेस हो या फ्यूचर एरा, हेवनली कोर्ट जैसे पावर हाउस का मुकाबला करने के लिए फेंगयुआन को 5 रीजन लेवल की प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी पांचों रीजन में ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके वो हेवनली कोर्ट के प्यादों को मारकर और बाकी चीज़ों को खत्म करके हेवनली कोर्ट की प्लानिंग को खराब करके तब जाके आगे बढ़ सकता है। अब आगे देखते हैं। सीन देखते हैं डिजर्ट पर मिलना। तांग फेंगमिंग फेंगयुआन को देखकर बहुत खुश हुआ। पिछली बार फेंगयुआन वेस्टर्न डिजर्ट में एस्केप मोड में गया था, एकदम स्पीड में आया, स्पीड में चला गया। सो तांग फेंगमिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी जल्दी वापस आएगा। फेंगयुआन कहता है, मुझे थीविंग हेवन का ड्रीम रेलम दिखाना। तांग फेंगमिंग कहता है, आप वाकई जल्दी एक्ट कर रहे हैं, प्लीज फॉलो मी। दोनों फ्लाइंग स्पीड से डिजर्ट के एक अननोटिसेबल एरिया में पहुंच गए। तांग फेंगमिंग ने उंगली एकदम सिग्नल देते हुए कहा कि देखो हवा में एक क्रैक ओपन है, वहां पे है, और वहां से भी एक इमोर्टल बाहर आ रही थी और उसी डायरेक्शन में वो शायद
वो थीविंग हेवन का कुछ है वो। अरे ड्रीम रेलम जैसे दिखता नहीं है, पर्पल कलर का स्मोक टाइप का, वैसे पर्पल या गोल्डन कलर का स्मोक, वैसा ही ड्रीम रेलम। फेंगयुआन फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर था, एक नज़र में ही समझ गया। फेंगयुआन कहता है फॉर्मेशन तो कमाल का है, इसकी कंसीलमेंट इतनी हाई थी कि फेंगयुआन की इन्वेस्टिगेशन किलर मूव एक्टिवेट होकर भी डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। अब वो डिटेक्ट इसलिए नहीं कर पाए कि फेंगयुआन को पता नहीं चला था, क्योंकि जब बंदे ने आइडिया दिया कि उंगली दिखाकर कहा कि वहां देखो, तो फेंगयुआन को लगा कि उस साइड में वहां पे ड्रीम रेलम होगा थीविंग हेवन का, लेकिन पता चला कि वहां से एक लौंडिया, मतलब कोई इंसान निकल के आ रहा है। अब लौंडा है लौंडिया पता नहीं, लेकिन निकल कर आ रहा है। अब फेंगयुआन ने ध्यान से देखा तो पता चला वहां पे फॉर्मेशन थी। अब आगे देखते हैं। इनसाइड द इमॉर्टल फॉर्मेशन, अंदर स्पेस में एक ह्यूज ग्रासलैंड जैसा चीज थी और ओपन व्यू था, ग्रीनरी एक हर तरफ फैली हुई थी, और बीच में थीविंग हेवन का ड्रीम रेलम एक बड़ा सा माउंटेन जैसे मैस में फैला हुआ था। ब्लू एरी ग्लो एमिट कर रहा था। यह ड्रीम रेलम वार स्टार्ट होने से पहले ही टांग क्लैन को मिल गया था, लेकिन उन्हें ड्रीम पाथ का जीरो नॉलेज था, प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। टांग फैंगमेंग की टैलेंट के बावजूद वो ड्रीम रेलम में मरने ही वाला था। उसकी सिस्टर ने पैराडाइज अर्थ के ट्रू इनहेरिटेंस का क्लू देकर और व्हाइट सी सातुओं की हेल्प लेकर उसे बचाया था। व्हाइट सी सातुओ स्पेक्टर सोल की स्प्लिट सोल यीतियान माउंटेन बैटल में मर चुका था। फेंगयुआन ने ये सब डिटेल टांग क्लैन को कभी नहीं बताई। पैराडाइज अर्थ वाला क्लू भी अभी उसके पास ही था। अब बस उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, थीविंग हेवन का मैसिव ब्लू डार्सलिंग ड्रीम रेलम को एक्सप्लोर करना। और ये डेंजरस था क्योंकि अंदर हेवेंसविल मौजूद थी। हेवेंसविल ड्रीम रेलम में घुसकर अटैक कर सकती है, और साउथर्न बॉर्डर में फेंगयुआन इसे पहले ही एकदम समझ चुके हो, देख चुका है, वो पिघल भी चुका है, फेंगयुआन के ऊपर लग भी चुके हैं फेंगयुआन की, क्योंकि भाई जैसे ही फेंगयुआन ड्रीम रेलम में घुसा था उसकी लोकेशन भाई मिल गई थी हेवनली कोड को, और सब कुछ पता चल गया था फेंगयुआन की करंट लोकेशन, फेंगयुआन की क्या स्पेशलिटीज है, एबिलिटी सब पता कर लिया था हेवेंसविल ने, और सब कुछ बता दिया था हेवनली कोड को। दोबारा से वो सब दिक्कतें ना आ जाए, दोबारा से कोई ट्रेस वाला मूव ना लग जाए उसके ऊपर, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा यहाँ पे। और बहुत टाइम पहले स्टेरी स्काई ग्रोटो हेवन वाले ड्रीम रेलम में भी फेंगयुआन का एक सामना हेवेंसविल से हो चुका था। वहां हेवेंसविल ने स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वंडरबल का फॉर्म ले लिया था और उसे एडवाइस दी थी, और उसी एडवाइस से फेंगयुआन ने यीतियान माउंटेन में स्पेक्टर सोल को आउटस्मार्ट कर दिया था। एक बार गलती से सीखना नॉर्मल होता है, पर फेंगयुआन जैसे पुराने डीमन ने ये सब अपने दिमाग में एकदम गहराई से डाल लिया था, वो दोबारा ये सब गलती नहीं करेगा। सीन देखते हैं। हेवनली थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का जो ड्रीम रेलम है उसके अंदर का। फेंगयुआन के दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है ड्रीम रेलम अगर ज्यादा टाइम तक रहे हेवेंसविल अंदर घुस जाती है। साउथर्न बॉर्डर के जाइंट ड्रीम रेलम में भी यही हुआ था। अगर ये थीविंग हेवन का ड्रीम रेलम वेस्टर्न डिजर्ट में तो बहुत पहले ही पड़ा है, पक्का हेवेंसविल इसके अंदर वो एकदम भर चुकी होगी, एकदम अंदर तक कोर तक भर चुकी होगी। उसकी आंखों में एक थोड़ा सा कोल्ड सा साइन आया। फेंगयुआन हंसते हुए कहता है पहले होता तो मैं पक्का दूर रहता इस चीज से, लेकिन पर अब हाँ, 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 उसने हाथ आगे बढ़ाया। अब देखते हैं। हेवेंसविल डिसेप्शन एक्टिवेट। इमॉर्टल ऑरा एकदम से उठ गई। फेंगयुआन की बॉडी से ग्रे व्हाइट ग्लो एकदम भाई लहरें लपटने लग गई, एकदम भाई पकड़ लिया है जो भी ये स्मोक था उसके अंदर, एकदम कनेक्ट होकर घुसने लग गई। दोनों पाम्स उसने एकदम व्हाइट लाइट से कवर करके आगे बढ़ाए। वो एकदम से आगे बढ़ा और पाम्स ड्रीम रेलम के बिल्कुल करीब आ गए। बस 1 इंच दूर थे ड्रीम रेलम से, और उतनी दूरी पर आ गए क्योंकि वो सवेनर इमॉर्टल बॉडी रखता था और प्योर ड्रीम रियलिटी सिनिकर फिजिक नहीं थी। अगर वो डायरेक्टली टच करता तो उसकी सोल सीधा ड्रीम रेलम में ट्रैप हो जाती, इसलिए बस 1 इंच दूर रखकर उसकी हाथों से जो भाई रेस निकल रही थी, जो ऑरा निकल रहा था, और ड्रीम रेलम को भाई अंदर घुस रहा था उसके, इसलिए ये एक्सट्रीम अलर्ट मोड पे था कि टच ना कर दे और दूर से ही सब काम करे। ग्रे व्हाइट लाइट उसके पाम से निकलकर पानी की तरह ड्रीम रेलम के अंदर एकदम घुस गई, और स्लोली स्लोली लाइट पूरे ड्रीम रेलम के सरफेस पर फैलने लगी। माउंटेन साइज मैस में एक छोटा सफेद सा कुछ एकदम छेद सा हो गया। तांग फेंग मिंग तो जब देख ही रहा था तो उसकी आईज भी एकदम हिल गई, ये देख सबके कि भाई फेंगयुआन कर क्या रहा है, वो भी देख के एकदम हिल गया था और चुपचाप साइड में खड़े होकर देख रहा था। तांग फेंग मिंग सोचते हुए कहता है ये एक इमॉर्टल किलर मूव है, ये बंदा तो कमाल का जीनियस है। मैं तो अभी तक सिर्फ कुछ ड्रीम पाथ मॉडल गू तक बना पाया था, लेकिन सच में एक माउंटेन के ऊपर एक और माउंटेन होता ही है, यानी ये कहना चाहता है कि हमेशा एक बिगर फिश होती है, तुमसे भी कुछ बड़ा तो कोई होता ही है। अभी तक इन लोगों ने अपने आप को थोड़ा ऊंचा माना है क्योंकि ये लोग मॉर्टल पाथ का ड्रीम पाथ वाला गू बना चुके हैं, लेकिन फेंगयुआन ने यहाँ पे एक इमॉर्टल किलर मूव यूज करा है ड्रीम रेलम को कंट्रोल करने के लिए, तो ये देख के हिल गया था अपना भाई। फेंगयुआन थोड़ा-सा नर्वस था, लेकिन बाहर से एकदम शांत था। थोड़ी-सी टेंशन भी थी क्योंकि वो हेवेंसविल डिसेप्शन एक्टिवेट कर रहा था। ये किलर मूव का कोर था हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गो। इससे हेवेंसविल को वाइप आउट किया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है। पहले इसने मतलब इसका यूज़ करके स्प्रिंग ऑटम सिगाडा का मतलब उस पे डाला था, तो उससे क्या हुआ था ना, उसके अंदर जो हेवेंसविल थी वो एकदम भाई हटा दी थी। अब देखते हैं 10 मिनट बाद का सीन। ग्रे व्हाइट ग्लो अब ड्रीम रेलम के अंदर करीबन 1
10th हिस्सा तक फैल चुकी थी। यानी अगर 10 हिस्से हैं ड्रीम रेलम के, तो एक हिस्सा को पूरा ले ले चुका था ये जो लाइट थी। तांग फेंग मिंग को लगा कि ये एक्सपेंड करेगी और ज़्यादा, लेकिन तभी मूवमेंट रुक गई और फिर मल्टी कलर्ड आइस ग्रे लाइट के अंदर एकदम उभरने लगे। ये आइस हर ब्लिंक के साथ कलर चेंज कर रही थी। टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड, सिर्फ कुछ ही सांसों के अंदर लाखों तक पहुंच गए। ड्रीम रेलम के सरफेस पे और अंदर दोनों में सब जगह ये रंग बदलती आंखें थीं। बड़ी खतरनाक आंखें लग रही थीं। फेंग युआन एकदम अंदर से एक्साइटेड हो गया। फेंग युआन हंसते हुए कहता है, देयर इज एन इफेक्ट। पर सरफेस पे बिल्कुल स्टोन फेस था भाई का। ऐसे दिखा रहा है कि सब कुछ पहले ही सब पता है इसको। मल्टी कलर्ड आइस ब्लिंक करती रही। फेंग युआन की रेड डेट इमोर्टल एसेंस का जो फ्यूल था एकदम जल रहा था, एकदम खत्म हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि भाई गिराए जा रहे हो, इतनी स्पीड से खत्म हो रहा था। और ड्रीम रेलम के अंदर भाई जो हेवंसविल थी धीरे धीरे वाइप आउट होने लग गई। बहुत धीरे धीरे वाइप आउट हो रही थी, लेकिन वाइप आउट होती जा रही थी। मल्टी कलर्ड आइस कुछ बार ब्लिंक हुई और फिर सारी गायब हो गई। पर अगले ही सेकंड नई आइस फिर से ग्रो हो गई। ग्रे वाइट लाइट के अंदर हेवंसविल सुपर फास्ट रेट से अब धीरे धीरे करके और स्पीड से जलने लग गया। एकदम इतनी स्पीड से जलने लग गया जैसे उसका फ्यूल खत्म हो रहा है एसेंस का, वैसे ये जो हेवंसविल है वो भी खत्म होने लग गया है। स्पीड अब पहले से डबल हो गई थी। अब थोड़ी देर में वहाँ एक भी हेवंसविल का पार्टिकल नहीं बचा। जैसे ये क्लीन होता गया, ग्रे वाइट लाइट थोड़ा सा स्प्रेड होता गया और मल्टी कलर्ड आइस आगे बढ़कर जो बाकी पार्ट था हिस्सा, उन पार्टों पे भी फैलने लग गई। अब सीन देखते हैं 3 दिन 3 रात तक का। फेंगयुआ ने हेवंसविल डिसेप्शन को पूरे 3 दिन 3 रात तक नॉनस्टॉप चला दिया था। और इस टाइम पर ड्रीम रेलम में जितना हेवंसविल था सब एकदम जमा था, सब जीरो हो गया था। सब खत्म कर दिया भाई ने 3 दिन 3 रात के अंदर। उसके बाद भी सेफ्टी के लिए फेंगयुआ ने ड्रीम रेलम के अराउंड एक परमानेंट ग्रे व्हाइट वेल चालू रखी थी। और ये जो एक तरीके का गोला बना रखा था ना उसने व्हाइट लाइट का जो ड्रीम रेलम के अराउंड था, वो इसलिए बना रखा था कि अगर कोई भी नया हेवंसविल इसके अंदर घुसने या इन्वेड करने की कोशिश करता तो अंदर के मल्टी कलर्ड आइस उसे आते ही क्रश कर देते। थीविंग हेवंस का जो ड्रीम रेलम था अब कंप्लीटली सेफ हो गया था। अब फेंगयुआन का मूड देखते हैं। फेंगयुआन एकदम लंबी सांस लेते हुए कहता है, अब मैं फाइनली इस ड्रीम रेलम को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और अंदर से वो पूरा शक खुश था और बाहर से एकदम स्टोन फेस था भाई का, क्योंकि मिशन सक्सेसफुल हो गया था। अब सीन आगे देखते हैं। यिंग वुशी, हाई लॉलन, लेडी व्हाइट रैबिट और फेरी मियाओइन फेंगयुआन के सेवेनियर रिमोटर प्रेमिसेस से बाहर आ गए। फेंगयुआन यहाँ पे कहता है, नेक्स्ट अब मैं खुद ड्रीम रेलम को एक्सप्लोर करूंगा। तांग फेंग मिंग ये सुन के एक सेकंड के लिए पूरा हिल गया, फिर समझ गया कि क्या सीन है। तांग फेंग मिंग बिटर स्माइल के साथ कहता है, फेरीज प्लीज मेरे साथ चलिए। वो शेडो सेट की बाकी जितने भी लोग थे उनको कह रहा था मेरे साथ चलो। तांग फेंग मिंग इमोर्टल फॉर्मेशन का कंट्रोलर था और अब एक एग्रीमेंट हुआ था, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से कंट्रोल का हाफ हिस्सा शेडो सेट को देना था, ताकि दोनों साइड एक दूसरे को चेक कर सकें कि कोई मतलब दिक्कत ना देते। इसलिए रीजन सिंपल था। ड्रीम रेलम में घुसने के बाद फेंगयुआन की सोल अंदर होती और उसका फिजिकल बॉडी बाहर कंप्लीटली अनगार्डेड होता, यानी कोई भी हार्म कर सकता है। इसलिए उसने अपने शेडो सेट के लोग यहाँ पे लाए थे और बॉडी प्रोटेक्शन के लिए रखा था। फॉर्मेशन भी उनकी जॉइंट कंट्रोल में होना जरूरी था ताकि कोई बड़ी दिक्कत ना आए। फेंगयुआन हमेशा एकदम सुपर अलर्ट रहता था। जब फॉर्मेशन सिर्फ हाफ शेडो सेट के कंट्रोल में आ गया, फेंगयुआन ने सीधा सोल आउट किया और थीविंग हेवन का ड्रीम रेलम में एंटर कर गया। एंटर करने के बाद तांग फेंगमिंग की आंखें एकदम झपक रही थी और देख रहा था साफ साफ कि वो कैसे एंटर करा है, कि फेंगयुआन की सोल एकदम से बॉडी से निकली और सीधा अंदर घुस गई। तांग फेंगमिंग सोचते हुए कहता है, यही तो असली टेक्निक है। पर ऑब्वियसली ये देखकर कौन सा सीक्रेट सीख लेगा, यानी वो देखकर थोड़ी ना सीख सकता था, बस देख सकता था कि अरे भाई यही तो असली चीज होती है। अब देखते हैं ड्रीम रेलम का स्टार्ट। फेंगयुआन का विजन एकदम से फ्लिप होता है। वो खुद को एक यंग लड़के की बॉडी में पाता है, एक फटा पुराना टेंट के अंदर। टेंट एक पुराना सा एकदम फटा सा हिस्सा था और हवा चल रही थी और हिलता रहता था टेंट। साइड में एक बड़ा सा ही कुछ टीयर टाइप का कुछ रखा था। यंग बॉय एकदम अपने दांतों को दबाते हुए कहता है, साले साले ने मुझे पीटने के साथ मेरा टेंट भी चीर दिया है। नेक्स्ट विजन उसके नीचे जाता है। फेंगयुआन को अपने छोटे बॉडी के ब्लू ब्लैक वुंड्स दिखते हैं जो घाव थे। कपड़े एकदम फटे हैं और कंडीशन बड़ी बदतर थी उसकी। दर्द डायरेक्ट फेंगयुआन को भी फील हो रहा था। यंग बॉय फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहता है, टू थिंक टू थिंक मैं बेन जी सेन इतने बकवास वर्ल्ड में बच्चा बनकर फिर से कैसे जी रहा हूँ। ये क्या सीन चल रहा है। अब पता चलता है ये जो यंग बॉय था ना, ये कौन है। ये थीविंग हेवन का पास्ट दिखा रहे हैं, जब वो यहाँ पे पहली पहली बार आया था और इतनी बुरी कंडीशन में आया था भाई अपना, कि फटे पुराने कपड़े थे, लड़ाई हो गई किसी से तो भाई
कपड़े भी इसके फाड़ दिए, इसकी रहने की जगह भी फाड़ दी थी और एकदम गरीबी वाली हालत में था ये। और ये कह रहा था, इसका नाम था जो अपना थीविंग हेवन था ना, इसका नाम था बेनजी शन। बेनजी शन इसको कहते थे थीविंग हेवन को, इसका असली नेम था। इतने वो कहता है कि इतने बकवास वर्ल्ड में मैं कैसे बच्चा बनकर फिर से जी रहा हूँ और यहाँ के किड्स मुझे ही बुली कर रहे हैं। क्या जोक चल रहा है यहाँ पर? ये दुनिया इंसेन है। लोग इंसेक्ट्स को कंट्रोल करके पावर लेते हैं। नाइटमेयर लगता है भाई। अगर ये ड्रीम होता तो मैं 10 साल से क्यों नहीं उठा है? अभी तक मैं जी रहा हूँ, 10 साल से ज़िंदगी जी रहा हूँ और अभी तक मेरा ड्रीम खुला नहीं क्या? फेंगुआन का हार्ट एकदम से एकदम हिल गया। वो सब जानता था कि थीविंग हेवन एक अदरवर्ल्डली डेमन था, बिल्कुल उसी की तरह। उसका रियल नेम था बेनजी सन। मतलब इस ड्रीम में फेंगुआन खुद यंग थीविंग हेवन का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन बिना कंट्रोल के, सिर्फ एक अटैच्ड विल के साथ। यानी फेंगुआन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बस ऐसा मान लो कि फेंगुआन उसकी बॉडी के अंदर है और एक स्क्रीन चल रही है और फेंगुआन उस सारी चीज़ों का एहसास करेगा जो उसने एहसास करी थी। सीन आगे का दिखाया जाता है। यंग थीविंग हेवन की जर्नी शुरू होती है। यंग बॉय यानी थीविंग हेवन कहता है, बस आज रात सैक्रेड लैंड खुलेगा और वहाँ जाके प्राइमेसी अवेकन होगा। फिर शायद मैं पावर लेकर इस जगह से भाग सकूँ, अपने असली घर वापस जा सकूँ। लड़का दर्द में उठा था और टेंट का जो फ्लैप था उसे हटाकर बाहर निकलता है। फेंगयुआन यहाँ पे सिर्फ देख सकता था, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता था और कुछ नहीं। बाहर आते ही मूनलाइट में एक स्मॉल ग्रीन ओएसिस चमक रही होती है। सेंटर में एक पॉन्ड था और आसपास रिंग्स लगे थे टेंट के, एकदम टेंट ही टेंट थे आसपास। ग्रे वाइट टेंट ज़्यादा थे, पर कुछ यहाँ पे येलो, गोल्ड और पर्पल वाले भी टेंट थे, जो कि हाई स्टेटस लोगों वाले के थे। यानी ऊपर ओहदे के लोग यहाँ पे रह रहे थे, ये ऐसे कलर वाले टेंट में। यंग थीविंग हेवन थोड़ी देर ना एडमायर करता है, चीज़ों को देखता है, फिर अपने टूटे-फूटे टेंट की तरफ देखकर वहीं पे देख रहा होता है कि अरे मैं तो इस टेंट से आया हूँ और यहाँ पे इतने हाई स्टेटस वाले लोगों के भी टेंट, और सबसे खराब टेंट यहाँ पे इसी भाई का था। यंग थीविंग हेवन का टेंट एकदम छोटा, फटा पुराना, काला सा एकदम सूत से भरा हुआ था। अंदर तो भाई ऐसा लग रहा था कि क्या बताएँ, ऐसे जैसे मकड़ी का जाला भरा हो अंदर। वो टेंट देखकर उसकी आँखों में थोड़ी देर के लिए एरोगेंट स्पार्क चली। यंग थीविंग हेवन कहता है, बस आज की रात, इसके बाद मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा। फिर वो सीधा सेंट्रल, जो मतलब सेंटर वाला टेंट था, यानी बीच वाला था, उस जगह की तरफ चलने लगता है। अब आगे का सीन देखते हैं। सेरेमनी का माहौल मोमेंटम चल रहा था, एकदम प्योर साइलेंस वाली जगह थी। रास्ते में कई यंगस्टर्स अपने टेंट से बाहर आ रहे थे। सबके चेहरे स्टोन लाइक थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। वेस्टर्न डिज़र्ट की परंपरा थी कि आज की रात सबसे सैक्रेड है। ज़्यादा बोलने से, ये इमोशन दिखाने से या सीधा पनिशमेंट मिल सकती है। पनिशमेंट में कुछ भी हो सकता है, एक्साइल हो जाएगा, या एक्साइल मीन्स एक तरीके से गारंटीड डेथ, कुछ भी हो सकता है। तो आज के दिन बस चुप रहो, जो करना है बस अपने हाथों पैरों का यूज़ करके करो, मुँह से कुछ मत बोलो। इसलिए पूरा क्राउड बिना आवाज़ के सेंटर की तरफ जा रहा था और अपना थीविंग हेवन भी उसी तरफ जा रहा था, सेंट्रल सेंट्रल टेंट या जो भी कह लो, सेंट्रल की तरफ जा रहा था। अब आगे देखते हैं। बुलीज़ वर्सेस यंग थीविंग हेवन का साइलेंट स्टेयर ऑफ होता है यहाँ पे। फिर जब वो सामने ही जा रहा था ना, मस्कुलर रिच बैकग्राउंड वाले जो लौंडे आ जाते हैं जिसको तंग करते हैं, वही बुलीज़, उनका भाई वो सामने टेंट भी था और उन्होंने कई बार ना मतलब थीविंग हेवन को पीटा भी था। वो बोल भी नहीं सकते थे, पर उनकी वो जो प्रोवोक करने वाली आँखें होती है ना, मतलब टीज़ करने वाली, चिढ़ाने वाली, एकदम वैसे करने वाली कि अबे तू तो गया, ये सब, वो आँखों से ही बोल रहे थे। यंग थीविंग हेवन एकदम फ़ियरलेस ग्रीन उसकी तरफ ही देखे जाता है, ने एकदम उसकी तरफ ही ग्लेयर करके देख रहा था। उसकी गेज़ एकदम उसी की तरफ थी। बिल्कुल फ़ियरलेस था अपना बंदा। दोनों ग्रुप सीधा एक दूसरे को देखे जा रहे थे और पॉन्ड के पास जा रहे थे धीरे-धीरे चलते-चलते। अब आगे देखते हैं। पॉन्ड के आस-पास सफ़ेद रीड्स हिला रहे थे और फूल यहाँ पे थोड़े बहुत खिल रहे थे। यहाँ पे जो सफ़ेद रीड्स होते होंगे, किसी चीज़ को कहते होंगे, वो हिला रहे थे कुछ लोग और यहाँ पे फूल ना आस-पास खिले हुए थे। ये बिल्कुल वैसा वाला सीन था जब पहली-पहली बार वो जब फेंग युआन और वो जो फेंग ज़ेंग था, वो सेरेमनी नहीं थी जहाँ पे होप गो की वज़ह से सब लोग अपना प्राइमेसी जगाते हैं, तो ये वही वाली जगह थी। ये वाली मतलब उधर की नहीं है, ये दूसरी जगह की है, ये वेस्टर्न डिज़र्ट की जगह है, वो तो साउथर्न बॉर्डर की जगह थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मूनलाइट से पूरा एरिया एकदम ग्लो कर रहा था। रीड्स के बीच में वाइल्ड होपवुड चमक रहे थे। बिल्कुल क्विंगवा माउंटेन वाली फेंगयुआन वाली मेमोरी जैसा सीन था। देखा, मैंने बोला ना वैसा ही था, हाँ। बस यहाँ वेस्टर्न डिज़र्ट का वाइब ज़्यादा साइलेंट और स्टिक था। यंगस्टर एक-एक करके रीड्स में जा रहे थे और वहाँ वाइल्ड होप घोषिश थोड़ा बहुत मतलब शॉक हो रहे थे, लग रहे थे उनके पास, उड़ रहे थे और जिसकी वज़ह से वो चल रहे थे या जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही थी ना, उनकी वज़ह से क्या होता है, प्राइमेसी अवेकन होते हैं। और किसी को खुशी हो रही थी, किसी का फेस एकदम ख़राब हो जा रहा था, किसी को गुस्सा आ रहा था। पर एक ही रूल था यहाँ पे, चाहे जितना दर्द हो जाए, चाहे जितनी खुशी हो जाए, कोई आवाज़ नहीं करेगा बस। अब देखते हैं, परमिशन मिलते ही जो अपना यंग थीविंग हेवन था ना, शायद उसकी भी बारी आ गई थी घुसने की। पर रिज़ल्ट क्या हुआ? डी ग्रेड का एप्टीट्यूड। ये वेस्टर्न डिज़र्ट में ऑलमोस्ट डेड एंड फीचर जैसा होता था, डी ग्रेड का एप्टीट्यूड। देख रहे हो कितना है? सबसे नीचे फेंगयुआन का सी ग्रेड का था, इसका डी ग्रेड का है। बस 20 से 30% एसेंस कैपेसिटी होती है और रैंक
मतलब रैंक 1 तक ही या रैंक 2 तक ही मुश्किल तक जा पाते हैं बस। रैंक 2 इनकी मैक्स कैपेसिटी होती है, रैंक 2 से ऊपर कभी कोई नहीं जा पाता। डी ग्रेड की यही ख़ासियत है। लेकिन भाई के आगे वल्नरेबल का टाइटल लगा था एक टाइम पे, क्या बोलें। शौक में उसके मुँह से ज़ोर से बस आह निकल गई कि अब क्या बोला जाए। यंग थिविंग हेवन कहता है, कैसे? मेरे पास डी ग्रेड कैसे हो सकता है? इवेंट इंचार्ज जो गू मास्टर था वो एकदम गुस्से में कहता है, चुप रहो, आओ कुछ मत निकालो, चुप रहो, चुप रहो। उसने तुरंत ही उसका मुँह एकदम सील कर दिया कि एकदम अरे चुप रहे। उसका मुँह हाथ से भी पकड़ लिया कि चुप रहे बस। यंग थिविंग हेवन एकदम बेहोश सा होने लग गया। अब देखते हैं फेंगयुआन का। फेंगयुआन की विज़न भी एकदम पिच डार्क हो गई थी। जैसे वो भी बेहोश होने लग गया और ये यंग थिविंग हेवन भी बेहोश होने लग गया। अब देखते हैं फेंगयुआन को, जब उसे रियलाइज़ होता है। फेंगयुआन ने ट्राई करा अनराइवल्ड ड्रीम यूज़ करने का और कुछ ट्रिक्स करने का, लेकिन कोई भी ट्रिक यहाँ पे काम ही नहीं करी। फेंगयुआन अंदर से कहता है, बड़ा ड्रीम रेलम है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर शायद ये ड्रीम हेवन थिविंग हेवन का सुपर स्पेशल मेमोरी सर्किट हो सकता है, इसलिए अनराइवल्ड ड्रीम यहाँ पे बेकार हो रहा है। अब फेंगयुआन को बस नेक्स्ट सीन का वेट करना पड़ रहा था और अभी उसके सामने बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन चल रही थी। जैसे वो अपना थिविंग हेवन भी जब उसके मुँह पे हाथ-वाथ रखा, बोला चुप रहो, वो भी बेहोश हो गया ना, तो फेंगयुआन का विज़न भी डार्क हो गया, उसे भी कुछ नहीं दिख रहा अब। अंधेरा स्पेस बिल्कुल जैसे ना एकदम सोल को कुछ खा रहा हो, ऐसा उसका फ़ील हो रहा था अपने फेंगयुआन को। फेंगयुआन का सोल एकदम नॉन-स्टॉप एकदम हिले जा रहा था, सोचे जा रहा था कि क्या करा जाए। ये इफ़ेक्ट उसने किसी और ड्रीम रेलम में कभी देखा ही नहीं था, इसलिए एकदम पहला एक्सपीरियंस था। गुड थिंग ये थी कि उसका सोल फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। 10 मिलियन मैन सोल का लेवल था, इसलिए जो मतलब जो भी चीज़ें हो रही थी, इतना मतलब घबराहट सी हो रही थी, जो भी फीलिंग आ रही थी ना, ये फाउंडेशन को जो कमज़ोर करती है, उसके ऊपर असर नहीं करी, क्योंकि भाई का फाउंडेशन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। टाइम का कोई हिसाब नहीं था यहाँ पे, लग रहा था जैसे बहुत लंबा वक़्त निकल गया हो। तब फाइनली एक व्हाइट लाइट अंधेरे से चमकी, व्हाइट डॉट, फिर वो लाइन बन गई, फिर धीरे-धीरे नीचे से एक्सपेंड हो गए, पूरा का पूरा विज़न एकदम धूप में बदल गया, एकदम ऐसा लगा कि धूप आ गई हो। यंग थिविंग हेवन जैसे धीरे-धीरे होश में आया हो, वो व्हाइट लाइट असल में तेज़ धूप थी। यंग थिविंग हेवन ने तुरंत ही हाथ मतलब हाथों को ना अपनी आँखों पे रख दिया कि अरे! देखा नहीं जा रहा ऐसे। उसने देखा कि वो वेस्टर्न डिज़र्ट में पड़ा है, रात बीत चुकी थी, अब दोपहर हो चुकी थी। फिर उसके दिमाग में एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन एकदम पैकेट की तरह फ्लैश हुआ। क्लैन के गू मास्टर ने छोड़ा हुआ था, वो चीज़ उसको याद आई। मैसेज में मिला था कि यहाँ पे एक चीज़ थी, रूल्स तोड़ने पर उसे एक्साइल किया गया था, पर क्योंकि वो अभी छोटा था और इमैच्योर था, तो बस 3 दिन डेज़र्ट में सर्वाइव करके क्लैन वापस आ जाए तो सब एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी एक तरीके से जब उसको लास्ट याद थी कि उसका मुँह बंद करके उसे चुप कराया गया था क्योंकि उसने रूल तोड़ दिया था। तो अब उसको एक पनिशमेंट मिल रखी है, क्लैन के गू मास्टर ने छोड़ा हुआ लेटर भेजा था और मैसेज में यही लिखा था कि भाई तूने रूल तोड़ा है। वैसे तो हम अगर कोई रूल तोड़ता है तो हम उसे क्लैन से ही निकाल देते हैं, फेंक देते हैं बाहर। लेकिन तू अभी इमैच्योर है, छोटा बच्चा है, तो इसलिए हम बस तुझे 3 दिन की पनिशमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे सर्वाइव कर ले और 3 दिन बाद वापस क्लैन में आएगा तो तेरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। यंग थिविंग हेवन कहता है, व्हाट द वही एफ वाला। सिचुएशन समझते ही एकदम गाली निकल गई भाई के मुँह से। यंग थिविंग ने आगे कहा, बस 2 वर्ड्स बोल दिए और डायरेक्ट मुझे डेज़र्ट में फेंक दिया। ये बच्चों को अब्यूज़ करना होता है। तुम लोग लाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं रखते क्या? वो मिडल फिंगर दिखाता है पर डायरेक्शन ही नहीं पता कि किस तरफ दिखाए, क्योंकि पता ही कहाँ है, हर जगह तो रेगिस्तान है। उसको ये तक नहीं पता था कि क्लैन किस डायरेक्शन में है। इस बात ने उसे और ज़्यादा एकदम थका दिया था। वो बैठ गया। वो कहता अब मैं क्या करूँ? गू मास्टर हूँ पर मेरे पास कोई गू-वम ही नहीं है। पानी नहीं है, खाना नहीं है, रात को बिना कपड़ों के और टेंट के सीधा हवा से एकदम जम ही जाऊँगा, क्योंकि वेस्टर्न डिज़र्ट में भले दिन में इतनी गर्मी होती है लेकिन रात में एकदम ठंड पड़ जाती है। एकदम अपने सहारा रेगिस्तान की तरह, जैसे लद्दाख या सहारा में होता है ना वैसे। फिर भी आगे देखते हैं, यंग थिविंग हेवन ने अपने दाँतों को दबा कर कहा, नहीं मुझे ज़िंदा रहना होगा। मैं इस कर्स्ड वर्ल्ड से सर्वाइव करूँगा, हर कॉस्ट पर घर लौटूँगा। उसकी आँखों में एम्बिशियस की 2 एकदम भाई चिंगारियाँ टाइप की जल गई थी, एकदम अंगारे आ गई थी, भाई के अंदर डिटर्मिनेशन एकदम जाग गया था कि निकलना है भाई यहाँ से, इस वर्ल्ड को छोड़कर अपने रियल वर्ल्ड में जाना है। इस वक़्त फेंगयुआ ने फ़ील किया कि उसकी बॉडी पर जो प्रेशर था वो एकदम हट गया है। उसने हाथ-पैर हिलाए, यंग थिविंग हेवन के हाथ-पैर भी साथ में हिल गए, यानी फेंगयुआन और उसका जो बॉडी था कनेक्ट हो गया था। फेंगयुआन अब कहता है, ओह! मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, लगता है मुझे ही यंग थिविंग हेवन बनकर सर्वाइव करना पड़ेगा, ये जो 3 दिन मुझे पनिशमेंट मिली है। मतलब यंग थिविंग हेवन को मिली है लेकिन मुझे भी मिली है एक बात। अब फेंगयुआन सर्वाइवल में तो मास्टर था ही, पर यहाँ प्रॉब्लम अलग थी। इस लड़के के पास कुछ है ही नहीं तो सर्वाइव कैसे करे? 20 से 30% प्राइमल एसेंस है, 0 मॉर्टल गू हैं और सामने पूरा डेज़र्ट भरा पड़ा है।
लोग कहते हैं ना कि असेंडिंग हेवन मुश्किल होता है। असेंडिंग हेवन क्या? अरे वो जो सीन नहीं आया था जब ब्लेज़िंग हेवन डेमोनिस फेंगिवान की जो ज़ॉम्बी बॉडी थी उसको उठा के फेंगिवान को ले गई थी असेंडिंग हेवन में। वहाँ जाके उसने बोला था कि ये टास्क कंप्लीट करो तब मैं तुम्हें मानूँगी कि तुम पर्पल माउंटेन के एक वो हो मतलब वो डिसाइपल हो। तो वो टेस्ट के लिए जब फेंगिवान को ले गई थी तो असेंडिंग हेवन में ले गई थी। वो जगह बहुत मुश्किल है। तो ये वहीं का ड्रामा देते हुए कहता है कि असेंडिंग हेवन मुश्किल होता है लेकिन ये जिस कंडीशन में मुझे फेंका गया है ना, ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। फेंगिवान का कहना था ये। फेंगिवान ने आगे सोचा, क्लैन ने इसे एक्साइल करके बेसिकली मरने को छोड़ दिया है। ये सिंपल वर्ड्स में उन्हें इस जैसे गू मास्टर की परवाह ही नहीं क्योंकि भाई रैंक डी है भाई, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड इसका डी है ना, फेंगिवान को तो फिर भी सी था, इसका तो डी है। नॉर्मल क्लैन्स हर गू मास्टर को प्रीशियस मानते हैं पर फेंगिवान को पहले का सीन याद आया और रीज़न क्लियर हो गया। ये वीक क्लैन है, रिसोर्स कम है, इसलिए सिर्फ जो टैलेंट दिखते हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी को बाहर फेंको। फेंगिवान ने हल्की सी बिटर स्माइल दी पर ये नॉलेज उसकी करंट सिचुएशन में मुश्किल से ही एक तरीके से कुछ करना पड़ेगा तभी जब जाके कुछ कर पाए। मतलब जो भी उसे अभी तक ये पता है ना, ये सिर्फ नॉलेज है ना, नॉलेज से थोड़ी ना कोई सर्वाइव कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। उसे सर्वाइव करना है तो खाना, पानी, रेस्ट के लिए कोई शेल्टर कुछ तो चाहिए होगा ना। नॉलेज से क्या ही होगा? नॉलेज तभी काम आएगी जब तुम्हारे पास कोई रिसोर्स हो या कोई चीज़ हो जहाँ पे तुम अपनी नॉलेज यूज़ कर सको। सिर्फ़ नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यही उसने करा भी। उसने अपने अराउंड देखा लेकिन उसे सिर्फ़ रेगिस्तान का एंडलेस सैंड दिख रहा था। कहीं भी कोई ग्रीन स्पॉट ही नहीं था। फेंगिवा ने अनराइवल्ड ड्रीम यूज़ करा बट कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ। ये ट्रम्प कार्ड यहाँ बिल्कुल एक तरीके से लॉक हो चुका था। फेंगिवा ने कहा, बस अब तो लक ही टेस्ट करनी पड़ेगी। वो रैंडमली एक डायरेक्शन पकड़कर चल पड़ा और करीबन 1 और आधे दिन यानी 1.5 दिन बाद कुछ भी नहीं मिला। पानी की एकदम कमी से उसकी डेथ ही हो गई। ड्रीम से बाहर फेंक दिया गया अपना भाई और सोल बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई। रियलिटी में वापस आते ही फेंगिवा ने जल्दी-जल्दी गट्स को यूज़ करा। तांग फेंगमिंग साइड में खड़ा एकदम शॉक था। वो भी उसको एकदम खतरनाक नज़रों से देखे जा रहा था कि अरे भाई इसको इतनी चोट कैसे लग गई? इतना खतरनाक होता है क्या ड्रीम रियलम? गट्स के साथ फेंगिवान की सोल बहुत फास्ट तरीके से हील हो गई थी। फिर भी वो दोबारा से अब ड्रीम में एंटर करने का सोचता है और कर भी जाता है। दोबारा वही सीन होता है, फिर से रेगिस्तान, फिर वही डेज़र्ट का सीन आता है। फेंगिमा ने दूसरी डायरेक्शन इस बार ट्राई करी। 1 दिन चलने के बाद फिर से ज़ीरो साइन थे। बॉडी की लिमिट वापस आ गई और लिमिट आते ही भाई सह नहीं पाया और डेथ दोबारा से हो गई। फिर से सोल इंजरी हो गई, फिर हील करा, फिर एंटर करा, तीसरी बार गया, थर्ड ट्राई हुआ, इस बार नई डायरेक्शन चुनी। इस बार एक क्विक सैंड पिट मिल गया। फेंगिमा अब वहाँ पे फँस गया। क्विक सैंड पिट ऐसा मान लो दलदल टाइप का होता है। फेंगिमा कहता है क्या फिर से मैं मरने वाला हूँ? जैसे ही डूबने वाला था, पिट सैंड से गीसर की तरह ऊपर शूट हुआ और उसने स्काई में उसको फेंक दिया। यानी वो जो नहीं होता जो गर्म पानी के फव्वारे होते हैं, पहले तो दलदल लग रहा था लेकिन जैसे ही दलदल में घुसा उस दलदल ने उसे फव्वारे की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। और लैंडिंग के बाद पिट का एक होल बन चुका था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और बहुत सूथिंग लग रही थी। होल से पंख वाले छोटे फिश जैसी चीज़ें ऊपर आ रही थी। एक्चुअल में इसका नाम था, ये जो चीज़ें बाहर आई थी ये गू थे और इनका नाम था कूल वाइंड गू, ये गू थे। फेंग युआन ने सबड्यू करने की ट्राई की, वो बहुत फ़ास्ट थे और उसे इग्नोर कर रहे थे, यानी फेंग युआन उसे पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि अभी इसकी पावर बहुत कम है ना इसलिए। होल के एज की हवा उसे पुश करके वापस दूर फेंक रही थी। फेंग युआन एकदम भूखा और वीक था, अप्रोच ही नहीं कर पा रहा था, स्पीड में जल्दी-जल्दी कुछ कर ही नहीं पा रहा था। पर फिर से वही वेट करता रहा कि कोई ना कुछ मिल जाए तो हो जाए। थोड़ी देर बाद चांस मिला, एक कूल वाइंड गु उससे थोड़ा-सा टकरा कर इंजर्ड हो गया और जैसे ही वो उससे टकराया, फेंग युआन से टकराया, वो नीचे गिर पड़ा। फेंगियो ने फटाफट उसे पकड़ा, एक्साइटेड होके गलती से क्रश ही कर दिया, बर्बाद ही कर दिया। वो शॉक में रह गया, फिर से वेट करा। 2 गू उसकी तरफ फिर से वापस आए, बट फेंगियो ने पकड़ने से पहले ही हवा में ऊपर मतलब फेंगियोन के जैसे हाथ ऊपर बढ़ाया होता नहीं है कि कौवे की तरह आते हैं चालाक गू ऊपर उड़ के चले जाते हैं जब तक हाथ बढ़ाओ, वही सीन था। ऊपर गए फिर टनल में गायब हो गए जाके। फेंगयुआ ने सोचा शायद यही टाइम है अनराइवल ड्रीम ट्राई करने का। उसने मूव एक्टिवेट करा और तुरंत ही एक कोल्ड वाइंड गू निकल आया। फेंगयुआ ने उसे पकड़ लिया। फिर 1 सेकंड वाला नीचे गिरा और वो इंजर्ड था। ऊपर से ऊपर नहीं जा पा रहा, यानी उड़ नहीं पा रहा था। फेंगयुआ ने उसे भी अब पकड़ लिया और रिफाइन कर लिया। अब उसके पास एक तो रिफाइन हो गया तो और एक शायद उसके हाथ में है। कूल एयर खत्म होते ही वाइंड कूल्ड ये जो गू थे वो उड़ गए, पर फेंगयुआन के पास ऑलरेडी अब यहाँ पे 5 स्केलेट हो चुके थे, यानी ये 5 हो गए उसके पास टोटल। अब कुछ तो उसको हाथ लग गया था, यानी कुछ तो उसके हाथ में आया था, थोड़ा-सा रिलीफ़ की साँस ली थी, डायरेक्शन भी सही निकली थी। शायद और भी आगे जाके कुछ चीज़ें मिल जाए, उसने सोच रहा था। अनराइवल्ड ड्रीम वहीं पे यूज़ हो पा रहा है ना, जहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें मिल रही हैं, यानी अगर तुम रैंडमली अनराइवल्ड ड्रीम यूज़ करोगे, वो यूज़ ही नहीं हो पाएगा। इतने इतने बड़े रेगिस्तान में अनराइवल्ड ड्रीम यूज़ करने का फ़ायदा क्या? अनराइवल्ड ड्रीम वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे कोई कोई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि कुछ मिल सकता है ना? जैसे यहाँ पे गू थे, तो उसने यूज़ करा तो उसको एक टाइप का लक मिल गया या यूज़ हो गया जिससे उसको 1 गू हाथ में आ गया, 1 की जगह 5 हो गए उसके पास ऐसे ही।
अनराइवल ड्रीम वहीं पे यूज़ हो सकता था। आगे देखते हैं। वहाँ से आगे बढ़ते ही फेंगिवान को एक छोटी-सी ओएसिस भी दिख गई उसी रास्ते में। ओएसिस में एक वेल था, कुएँ टाइप का। कुछ वाइल्ड बीस्ट गार्ड कर रहे थे। लीडर के पास एक मॉर्टल गू और स्कॉर्पियन जैसा पॉइज़न गू भी था। फेंगिवान इंस्टेंटली एक्टिव हो गया। उसने अपने 5 कूल वाइंड गू से फाइट शुरू करी। बायोम का यूज़ करा, थोड़ी प्लानिंग करी और फाइट शॉट रखते हुए पूरी बीस्ट ग्रुप को उड़ा दिया। लीडर का पॉइज़न गू भी सबड्यू कर लिया। वेल को चेक करा, वेल ड्राई था, यानी वेल के अंदर कुआँ होता है ना, कुएँ में पानी होता है लेकिन पानी था ही नहीं, ड्राई था। बट मीट मिल गया और ब्लड मिल गया, जैसे-तैसे सर्वाइवल पॉसिबल था। फेंगिमा ने बीस्ट ब्लड पिया, थोड़ा-सा मीट खाया, बाकी बीस्ट के स्टमक का यूज़ करके ब्लड स्टोर किया और जो इंटेस्टाइन होती है ना, वो जो पेट में आते हैं पचौड़ियाँ जो भी होती हैं, वो उनका मीट का एक तरीके से बना के टाई अपने गले में लटका दिया कि एकदम खाते हुए चलेंगे। और डिज़र्ट तो अब भाई देखो रात हो रही थी तो डिज़र्ट फ्रीज़िंग वाले टाइम में आ रहा था, यानी धीरे-धीरे जमने वाला हो रहा था, फ्रीज़ होने वाला था। पर फेंगियोन पहले से प्रिपेयर्ड था। उसने वेल के बोन्स से एक छोटा-सा स्ट्रक्चर बनाया था और ऊपर फ्लैट लेयर वाली स्किन्स लगा दी थी जो बीस्ट की थी। फिर वो वेल के अंदर उतर गया और साइड को एकदम जो साइड-साइड थी ना उन जगह पे प्रेस कर के क्लाइंब करते हुए नीचे आ रहा था आराम-आराम से। और जब वो बॉटम तक पहुँचा यानी कुएँ के एकदम नीचे पहुँचा, फेंगिवान को एक छोटा-सा होल मिला। क्लियरली ये मैन मेड लग रहा था, यानी किसी ने हाथों से बनाया है। यंग थिविंग हेवन की बॉडी को कंट्रोल करके फेंगिवान ने उसमें थोड़ा-सा क्राउल करके अंदर घुसने की कोशिश करी कि ये जो गड्ढा है किस चीज़ का। 50 से 60 स्टेप्स के बाद एक अंडरग्राउंड रूम साइज़ का स्पेस उसके सामने आ गया। सिंपल था पर इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल गईं, जैसे एक सॉइल का बाउल मिल गया, एक छोटा स्प्रिंग जिसमें क्लियर वाटर भी था और एक ड्राइड कॉर्प्स ज़मीन पर पड़ा हुआ था, शायद किसी गू मास्टर या किसी इंसान का होगा। फेंगयुआन का दिल एकदम से हिल गया, वो कहता है सच में? क्या यही वो रियल फॉर्च्यूनस एनकाउंटर था जो थीविंग हेवन को अर्ली डेज़ में मिला था? होता नहीं है कि लोगों को इनहेरिटेंस मिलती है, तो शायद थीविंग हेवन की जो सबसे पहली इनहेरिटेंस थी उसको यहाँ पे मिली थी। अभी तो वो वल्नरेबल नहीं बना ना, अभी तो छोटा-सा गो मास्टर है रैंक 1 का, तो ये सबसे पहला उसका शायद एनकाउंटर था इनहेरिटेंस का, हो सकता है देखते हैं। यंग थीविंग हेवन ने मैप को एकदम घूर कर देखा। सीन सिंपल था, अंडरग्राउंड होल में डिम लाइट और एकदम ठंड से ऊपर आ रही थी और वो गर्म फायर के पास एकदम बैठा हुआ था और मैप को अनफोल्ड कर रहा था। यंग थीविंग हेवन ने कहा, ये सीप स्किन मैप है, काफ़ी पुराना लग रहा है। शायद जो उसने अभी बॉडी चेक करी ना, जो हमने देखा कि उसको एक इनहेरिटेंस मिली है, उसके अंदर वो बॉडी थी, उसमें एक इनहेरिटेंस उसको मिली थी। अब देखते हैं आगे कि उसे एक मैप मिला, उस मैप में है क्या? उसने मैप को और पास लाकर देखा, लाइन्स थोड़ी-सी क्लियर हो गई। सेंटर में एक छोटा-सा सर्कल बना था और वही ओएसिस जहाँ पे क्लैन रहता था। ये मतलब वही ओएसिस वाली जहाँ पे ना उसका क्लैन रहता था, उसके क्लैन की जगह ये शो कर रहा था। यंग थीविंग हेवन शॉक में कहता, "अरे! अरे! ये तो सीधा मेरे क्लैन वाले ओएसिस को ही पॉइंट कर रहा है।" उसका दिल ज़ोर से धड़का। मैप के साइड में कुछ वेस्टर्न डेज़र्ट वर्ड्स लिखे थे, लेकिन पुरानी लिखावट जो लिखावट थी, उसके कारण हाफ़ फेडेड हो गए थे। यानी मतलब पुराने तरीके से लिखा जाता है ना इंक का यूज़ करके, तो वो इंक धीरे-धीरे टाइम के साथ पिघल के हट जाती है, तो वैसा ही हुआ था। यहाँ पे थोड़े फेड हो गए थे, तो समझ नहीं पा रहा था। इन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बस इतना ही मिला था कि मैप का मेन फ़ोकस वही छोटा-सा ओएसिस था जहाँ पे उसका क्लैन है। यंग थीविंग हेवन ने उसे फ़ोल्ड करके केयरफुली रख लिया, जैसे कोई प्राइज़लेस चीज़ मिल गई हो और वो जो उसने बॉडी चेक करी ना उस कॉर्प्स के अंदर से उसको यही मिला है। तभी आगे देखते हैं, उसके मन में एक चीज़ का ख़्याल आया, उसने मैप को दोबारा से चेक करा। मैप ना देखो, वो जो मैप में जो वर्ड्स लिखे थे ना, वो अभी भी बहुत टाइनी थे। पहले तो थोड़ा बहुत सोचा था, समझा था, लेकिन अब दोबारा उसने चेक करा और टाइम के इफ़ेक्ट की वज़ह से ना कुछ ज़्यादा ब्लर भी हो गए थे। सिर्फ़ स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स ही थोड़े बहुत समझ आ रहे थे, क कैरेक्टर क्लियर लग रहे थे। यंग थीविंग हेवन मुश्किल से उन्हें रीड कर पा रहा था। यंग थीविंग हेवन ने कहा, "लैंड ऑफ बरीड इमॉर्टल इन सस्पिशियस कर्स?" उसने अनश्योर टोन में बोला कि ये है क्या? स्ट्रेंज। काफ़ी देर तक ऑब्ज़र्व करने के बाद भी वो कोई एक्स्ट्रा क्लू फाइंड नहीं कर पाया। उसने टाइटली एकदम आईब्रोज़ को एकदम सोचा, एकदम चढ़ाकर ऊपर किए हुए, क्या मतलब है इस चीज़ का? यंग थिविंग हेवन ने आगे कहा, मैं इस वर्ल्ड में 10 साल से हूँ और क्लैन एल्डर से मैंने इमॉर्टल स्टोरीज़ सुनी हैं। बट ये सब तो लेजेंड्स हैं ना? क्या इस वर्ल्ड में सच में इमॉर्टल्स होते हैं? यंग थिविंग हेवन ने आगे कहा, शायद ये इम्पॉसिबल नहीं है। गो मास्टर को देखकर ही समझ आता है कि इस वर्ल्ड में कितनी एक तरीके से पेक्युलियरिटी और मिस्ट्री हैं। एनीथिंग पॉसिबल, यानी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और लैंड ऑफ बरीड इमॉर्टल मतलब जहाँ मतलब एक तरीके से मैं रहता हूँ, क्या वहाँ पे कोई मतलब एक तरीके से इमॉर्टल की लाश दफ़न है? कोई मर गया था तो उसको दफ़न किया गया है? क्या वहाँ पे कोई हो सकता है कि कोई चीज़ दफ़न हो? यंग थिविंग हेवन ने आगे कहा, लेकिन 1 मिनट, वो बरीड तो ठीक है, वो दफ़न है, लेकिन कर्स क्यों लिखा था? बट कर्स क्यों था? और ये बहुत चीज़ अजीब थी कि वहाँ पे इनसस्पिशियस क्या लिखा है? यंग थिविंग हेवन को अभी भी प्रॉब्लम हो रही थी समझने में।
वो कहता है कि ये सीप स्किन मैप सीरियसली बहुत ही वियर्ड है। इस वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म्स होते हैं जिनमें मैप्स और इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। जो कॉर्प्स मैंने देखा था वो तो तब एक स्ट्रॉन्ग गू मास्टर होगा। फिर भी उसने गूवर्म को मतलब ये जो सीप स्किन थी उसके ऊपर क्यों रखा? क्योंकि जो इसके पास मैप था ना वो उसकी बॉडी से जो मिला था वो स्किन के ऊपर बनाया मैप था। चाहता तो गूवर्म के अंदर भी रख सकता था लेकिन उसने उसमें नहीं रखा था और इसमें रखा था। यंग थीमी हेवन ने कहा, क्या ये सीप स्किन मैप उसने अपने क्लॉथ के इनर लेयर में मतलब जो श्यू करके रखा था? अगर उसके कपड़े टॉर्न नहीं होते तो मुझे कभी मिलता भी नहीं। उसने इसे इतना केयरफुली हाइड किया था मतलब डेफ़िनेटली इम्पोर्टेंट तो होगा बट ये बहुत रिस्की मेथड है। इन्फॉर्मेशन पाथ गूगल में रखना वे सेफ़र होता। उसने वहाँ क्यों रखा? ऐसा क्यों है? यंग थिविंग हेवन धीरे-धीरे से मटर-मटर कर रहा था। उसकी आइज़ एकदम डीप थॉट में फ्लिकर कर रही थी। फेंगयुआन साइड में खड़ा अब देख रहा था। फेंगयुआन आ चुका था ऑब्ज़र्व मोड में, देखने वाले मोड में। वो लोग मतलब एक तरीके से लॉन्ग अगो ही यंग थिविंग हेवन के सारे क्वेश्चन सोच र चुका था। ये सब चीज़ें सस्पिशियस थी। सस्पिशियस ये थी कि सीप स्किन मैप है, सबसे ज़्यादा सस्पिशियस उसी पे था। क्योंकि गूगल के अंदर इन्फॉर्मेशन रखी जाती है लेकिन यहाँ पे बंदे ने किस चीज़ में रख रखा है, एक स्किन मैप में रख रखा है। एक ऐसा मैप जो खाल से बना हुआ है उसके ऊपर मैपिंग की गई है। यंग थिविंग हेवन ने कहा, चलो अब इसे साइड में रखते हैं। ये सीप स्किन मैप वेल का लोकेशन भी पॉइंट करता है। अगर मैं इसे फॉलो करूँ तो मैं क्लैन तक वापस जा सकता हूँ। इवन दो यंग थिविंग हेवन अपने क्लैन से कोई बिलॉन्गिंग्स फील नहीं होती थी, यानी एकदम कोई अपना नहीं मानता था उनको। फिर भी वो जानता था कि डिज़र्ट में अलोन सर्वाइव करना तो इम्पॉसिबल है, जहाँ सिर्फ डेंजर ही डेंजर था। कोई नहीं बता सकता कि थ्रेट किधर से आ जाए और फूड के टर्म्स में तो भाई यंग थिविंग हेवन के पास बहुत ही लिमिटेड मीट बचा था। ये स्मेल ओएसिस बहुत वीक था। ये जो स्मॉल सा ओएसिस है, उसकी आइज़ बहुत ही हैवी फ़ील कर रही थी और यंग थिविंग हेवन की विज़न ब्लर होने लगी थी, जैसे वो डीप स्लीप में गिर गया हो। वो लिटरली एकदम टू टायर्ड था। वो फिज़िकली नहीं, वो मतलब एक तरीके से ना ऐसा मान लो कि उस दिन से जितना वो मेंटली उसको एक तरीके से थकावट हुई ना कि क्या बताऊँ, बहुत थकावट हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकावट। जैसे ही वो सोया, अब फेंगयुआन का विज़न कंप्लीटली वापस से ब्लैक हो गया, एकदम गायब, एकदम वापस से वही अंधेरा-सा आ गया। डार्कनेस में फेंगयुआन को फ़ील हुआ कि ड्रीम रेलम की जो मतलब एक तरीके से कोराइसन थी, पहले से कई गुना ज़्यादा इंटेंस हो गई है। यानी जो पहले उसकी सोल डैमेज हो रही थी, धीरे-धीरे वो और तेज़ हो गई है। उसकी सोल रैपिड स्पीड से ड्रेन हो रही थी, खत्म हो रही थी, जैसे उसका एकदम चूसे जा रहा हो, कोई फ्यूल खत्म कर रहा हो सोल का। थैंकफुली फेंगयॉन पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका था, तो वो एंड्योर करता रहा जब तक डार्कनेस फेड नहीं हुई, यानी अगला सीन स्टार्ट नहीं हुआ। डार्कनेस का मतलब ये जो सीन था, ये एक डार्कनेस ऐसा मान लो कि अगले सीन का कंटिन्यू होने से पहले का सीन होता है। ड्रीम रेलम का टाइम एस्टिमेट करना मुश्किल था। जब डार्कनेस फाइनली फेड हुई, इसकी सोल फाउंडेशन आधी से भी ज़्यादा मतलब खत्म हो चुकी थी। जब उसका विज़न क्लियर हुआ, फेंगयॉन शॉक में आ गया। यंग थिविंग हेवन वेल के बॉटम में टाइटली टाइड अप था, एकदम टायर्ड पड़ा हुआ था। उसके सामने एक एल्डरली गू मास्टर खड़ा था जिसके फेस पर एक ग्रिम एक्सप्रेशन था। इस एल्डरली गू मास्टर का फेस पूरा एकदम रिंकल से भरा हुआ था। उसकी वाइट बाल दिख रहे थे। वो बहुत ही एज्ड लग रहा था, यानी बहुत बूढ़ा। उसके क्रूक्ड हाथ एक सीप स्किन मैप को पकड़े हुए थे, यानी वो मैप उसके हाथ में लग चुका है। वो अपने हाथों से इस सीप स्किन मैप को जेंटली एकदम केयर कर रहा था, एकदम देख रहा था। उसकी आँखों में हीटेड प्लस ग्रीडी इमोशन क्लियरली शाइन कर रहा था, यानी उसे एक तरीके से ये शायद मैप चाहिए था। एक तरीके से इनहेरिटेंस का मैप है तो किसे नहीं चाहिए होगा। वो पक्की बात है कि या थिविंग हेवन को ये मार के ले जाएगा, लेकिन मार देगा या छोड़ देगा वो पता चलेगा। उसके एक्सप्रेशन देखकर यंग थिविंग हेवन का बॉडी एकदम भाई हिल सा गया। शायद वो किसी लुनाटिक के हाथ लग चुका हो, ऐसा उसे लग रहा था। यंग थिविंग हेवन ने कहा, हु आर यू? तुमने मुझे टाइप्ड अप क्यों करा है? इतना मुझे पकड़ के क्यों रखा है? वो बहुत इरिटेटेड और एकदम हेल्पलेस फ़ील कर रहा था। वो टायर्ड अप उठा और एकदम अपने मतलब एक तरीके से कैप्टिवस बन के उठा था। एक तो इतना टायर्ड है, ऊपर से एकदम कैप्टिवस बन के उठा। ओल्ड मैन कहता है, तुम लकी हो कि मैं शा शियाओ ने अभी तुम्हें किल नहीं करा। ओल्ड मैन ने एकदम खतरनाक वॉइस में बोला था। ओल्ड मैन ने शीप स्किन मैप को केयरफुली अपनी पॉकेट में रखा और यंग थिंग हेवन को देखकर बोला, कहता है शा शियाओ कहता है, लड़के तुम इस क्लैन के मेंबर हो? यंग थिंग हेवन ने आंसर नहीं दिया। यंग थिविंग हेवन को समझ आ गया था कि ये एल्डरली गो मास्टर शीप स्किन मैप का सीक्रेट और वैल्यू समझ चुका है, इसलिए उसने उसे किल नहीं किया बल्कि उसे टाई करके रखा है, क्योंकि वो उसका यूज़ करना चाहता है क्लैन के अंदर घुसने या इनहेरिटेंस पाने के लिए। जब एल्डरली गो मास्टर ने देखा कि यंग थिविंग हेवन साइलेंट खड़ा है, उसका एक्सप्रेशन और डार्क हो गया। वो एक पैंथम की तरह फ्लोट होता हुआ यंग थिविंग हेवन की तरफ आया। शा शियाओ कहता है, लड़के ये मत सोच कि साइलेंट रहने से मैं नहीं समझ पाऊंगा तुम क्या सोच रहे हो। हैं, शायद तुमने मेरा नाम कभी सुना नहीं है
और चलो मैं थोड़ा-सा लेसन देता हूँ तुम्हें। एल्डरली गू मास्टर ने एक सिनिस्टर हँसी दी और अपने एक लेग से उसकी तरफ किक मारा। उसकी किक सीधा यंग थीविंग हेवन के चेस्ट पर लगी और पेन इतना इंटेंस था कि वो ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाला था। यंग थीविंग हेवन एक रॉक की तरह एकदम उड़ के पीछे गिरा और वेल की जो वॉल थी, यानी जो कुएँ की वॉल थी, उसकी वॉल पे टकराया। नीचे ग्राउंड पर एकदम गिर गया। बट ये पेन उसकी स्टार्टिंग ही थी। सडनली यंग थीविंग हेवन एकदम चिल्लाने लगा क्योंकि एल्डरली गू मास्टर की किक सिंपल नहीं थी। यंग थीविंग हेवन को लगा उसका पूरा बॉडी एकदम सुन्न पड़ गया हो। उसकी मसल्स और ऑर्गन्स को जैसे काउंटलेस आइस नीडल्स में एकदम चुभा दिया गया हो, एकदम नीडल्स के अंदर फेंक दिया गया हो। ये इंटेंस पेन यंग थीविंग हेवन को एक्सट्रीम सफरिंग में डाल रहा था। थोड़ी देर में वो एकदम भाई टीयर्स में भीग गया, एकदम रोने लग गया। वो एकदम ऐसा लग रहा था कि बस अब भीख माँग रहा हो, अपने एकदम कर्ल करके एकदम रोए जा रहा था। शा शियाओ कहता है, "बच्चे, अब समझा मेरा पावर कितना स्ट्रॉन्ग है?" एल्डरली गो मास्टर ने फिर से एकदम खतरनाक स्माइल दी और हँस रहा था। वो क्लियरली इसे देखकर बहुत हैप्पी हो रहा था। यानी इसको तड़पाना बहुत मज़ा आता था। ये जो गूम इमॉर्टल था, या जो इमॉर्टल नहीं है मास्टर होगा, गू मास्टर को तड़पाने में बड़ा मज़ा आता था। यंग थिविंग हेवन की जो स्क्रीम्स थी और जो क्राइज़ थी, वो जो सुन रहा था, ये जो गू मास्टर था, सुन के बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत सैटिस्फैक्शन मिल रही थी इस बंदे को, बूढ़े को। और जितना ज़्यादा अपना थिविंग हेवन चिल्लाता, रोता, उतना ज़्यादा ये जो रोने की आवाज़ और ये चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर ये जो गू मास्टर था, उसको बहुत मज़ा आता। लेकिन कुछ ही देर बाद यंग थिविंग हेवन को एक यही बात समझ आ गई कि मतलब ये मेरे को बहुत ज़्यादा तड़पाएगा, हो सकता है कि मार भी दे। उसने दाँत को कस लिया और एक भी आवाज़ नहीं निकाली। एल्डरली गू मास्टर ने कहा, "ओए बच्चे, अब भी रेसिस्ट करेगा क्या?" एल्डरली गू मास्टर गुस्से से एकदम भर गया था। यंग थिविंग हेवन के सीने पर और ज़ोर से पैर मारा था, तो क्रैक क्रैक आवाज़ आई। यंग थिविंग हेवन की जो रिब्स थी तुरंत ही टुकड़ों में टूट गई। उसके हार्ट और लंग्स में चुभ गई, जिससे वो तुरंत ही मौत के करीब पहुँच गया। फिर भी उसने एक भी आवाज़ नहीं निकाली। वो अपने दाँतों को इतनी ज़ोर से पीस कर रख रहा था, लगभग जैसे टूट ही जाएँगी। उसकी आँखें एकदम गुस्से से एकदम बड़ी हो गई थी, पर वो चिल्लाया नहीं। एल्डरली गू मास्टर कहता, "हा, हा, हा! बहुत बढ़िया, मत चिल्ला।" वो गुस्से में हँसने लगा और सीधा यंग गू मास्टर जो था, यंग गू मास्टर कह रहा हूँ, अपना थिविंग हेवन जो था, भाई उसकी तरफ एकदम मारे जा रहा और भी मेथड ट्राई कर रहा था। इस बार दर्द सिर्फ़ तेज़ ही नहीं हुआ, यंग थिविंग हेवन को एक अजीब-सी, बहुत अजीब-सी ना सूजन टाइप की कुछ हुई। सूजन, एकदम सूजन-सा कुछ ऐसा हुआ और कहीं-कहीं तो ऐसी सेंसेशन फ़ील हुई कि एकदम कुछ अजीब ही होने लग गया। और जब उसे फ़ील हुआ, एकदम से थिविंग हेवन चिल्लाया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया इस चीज़ को, एकदम चिल्ला पड़ा। एक तेज़, एकदम छेद डालने वाली चीख उसके मुँह से निकली। वो ज़मीन पर लोट-पोट होने लगा और अपनी स्किन को पागल लोग की तरह एकदम नोचने और खरोंचने लग गया, जैसे पता नहीं बहुत तेज़ खुजली होने लग गई हो। एल्डरली गू मास्टर कहता है, "काफ़ी दुःख दुःख लिया है क्या? बहुत ज़्यादा दुःख उठा लिया क्या तुमने? मेरी बेइज़्ज़ती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार रहा हूँ, तुम चिल्ला क्यों नहीं रहे? ग्रेट शा शियाओ को चैलेंज किया है तुमने, हाँ? चाहे तेरे प्राइड में कितना भी बड़ा हो, आखिर में तू मेरे सामने घुटनों तो टेकेगा ही, घुटने के बल आएगा ही। भीख माँग मेरे सामने। बस एक बार मुझे ग्रैंडपा शा बुला ले और ग्रैंडपा तुझे माफ़ कर देगा। हा, 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 हा।" लेकिन यंग थिविंग हेवन के दिल में सिर्फ़ एक चीज़ थी, वो था गुस्सा। शा शियाओ की बातें उसके प्राइड को चुभ गई थी, अपने थिविंग हेवन को। उसने मन ही मन कसम खा ली थी कि चाहे मैं खुजली से मर जाऊँ, चाहे दर्द से ही मर जाऊँ, चाहे सर में एकदम फाड़ के ही मर जाऊँ, पर मैं कभी रहम की मतलब ये भीख तो नहीं माँगूँगा। शाओ कुछ देर तक रुक-रुक कर एकदम देखता रहा। यंग थिविंग हेवन अब ज़मीन पर लौट-पौट हो रहा था, अपने कपड़े स्किन को फाड़ रहा था, बेहिसाब दर्द से चीख रहा था, पर एक बार भी रहम की भीख नहीं माँगी उसने। जब थिविंग हेवन और बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसकी आँखों में एक खतरनाक सी चमक आई। वो सीधा अपना सर दीवार पर टकराने लगा। शाओ कहता, "ओह! खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हो क्या? सुसाइड करोगे तुम?" शाओ एकदम हैरान रह गया। वो तुरंत ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। यंग थिविंग हेवन बिल्कुल भाई एकदम जितनी ताकत बची थी उतनी तो लगा ही रहा था, वैसे तो ताकत थी नहीं। उसने मतलब कोशिश करी थी कि मैं मर जाऊँ। शाओ ने सिर्फ़ उसे बचाया, बल्कि उसका थोड़ा बहुत इलाज भी करा ताकि वो थोड़ा-सा उठ जाए और कुछ ही देर में उसकी जो जितनी भी भारी-भारी चोटें थी, उनके जितनी भी चीज़ें थी, वो छोटे-छोटे जितने भी चोटें थी ना, वो रह गई और बाकी भारी वाली सारी चोट ठीक हो गई। शाओ कहता है, "बच्चे, तेरे में दम तो है। मैं खुद भी थोड़ा-सा इम्प्रेस्ड हुआ कि तू ये सब सह गया था।" उसकी आँखों में हल्की-सी मतलब हैरानी वाली चीज़ भी थी और वो देख रहा था। वो ज़मीन पर पड़े हुए बल्कि कमज़ोर यंग थिविंग हेवन को ऐसे देख रहा था कि क्या बताएँ। फिर थोड़ा-सा नरम आवाज़ में कहता है, शाओ कहता है, "पर अगर तू मर गया तो तेरा परिवार क्या करेगा? मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर तेरे माँ-बाप, तेरे बहन-भाई, कोई लड़की जिससे तू प्यार करता हो, क्या उसे तेरे मतलब तेरा एहसास का पता है क्या? अगर तू मर गया तो सोच उनका क्या होगा?"
यंग थिविंग हेवन का चेहरा बदलने लगा। इस दुनिया में वो बस 10 साल से ही ज़िंदा था, पर हमेशा एक भटकते आदमी की तरह था, बिना बिना बंधन के था। अपनी असली दुनिया में अपने माँ-बाप उसके वहीं रहते थे, असली दुनिया वाले, और वो उसी को ही परिवार मानता था। उसकी एक फियांसे भी थी असली दुनिया में। यंग थिविंग हेवन अपने मन में कहता है, मैं मर नहीं सकता, मुझे ज़िंदा ही रहना होगा, मुझे इस दुनिया से निकल कर अपने घर लौटना होगा, वहाँ मेरे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। शा शाओ एक पुराने चालाक आदमी की तरह बात कर रहा था। उसने यंग थिविंग हेवन के चेहरे का जो बदलता हुआ लुक था उसे देखा और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा-सा हँसने वाला हो गया। यंग थिविंग हेवन ने बिना डरे शा शाओ की आँखों में देखा। यंग थिविंग हेवन कहता है, तुमने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो, बोलो क्या करवाना चाहते हो? शा शाओ ज़ोर से हँसा। उसने अपने अंगूठे को दिखाया। शा शाओ कहता, बच्चे तेरे में दम है, तू हिम्मत रखता है, जो मुझे ऐसे बात कर रहा है, मतलब मुझसे ऐसे बात कर रहा है। जैसे ही उसने बात पूरी की, उसका चेहरा तुरंत ही बदल गया। हँसी एक पल में गायब हो गई और उसी जगह आई एक टेढ़ी-सी हँसी, और पागल एकदम 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 गुस्सा भर गया, और जैसे इसका एक्सप्रेशन बदला था ना कि एकदम खराब हो गया था। पहले हँस रहा था और अब चला गया एक्सप्रेशन। शा शाओ ने यंग किमी हेवन के चेहरे पर एकदम भाई ज़ोर से लात मारी, उसे उड़ते हुए फेंक दिया। उसने अपनी उँगली से इशारा करा और एक अजीब-सी रोशनी निकाली और यंग थिविंग हेवन के शरीर पे जा लगी, और वो कहने लगा, छी, छी, छी! पुराने एकदम एकदम केंचुए की तरह उसको एकदम मारे जा रहा था, और उसकी आवाज़ ना एकदम गूँज रही थी पूरे कुएँ के अंदर। यंग थिविंग हेवन का चेहरा तुरंत ही बदलने लगा। उसने पूरे शरीर में एकदम दर्द-सा महसूस करा। वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर ताकत ही नहीं थी, वो बस ज़मीन पर बैठा रह गया। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। शा शाओ की लात ने उसकी नाक की हड्डी भी पूरी तोड़ दी थी। दर्द से यंग थिवी हेवन की आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो बेहोशी के करीब पहुँच गया, और बची-खुची होश में उसने अपने हाथ की तरफ धीरे से देखा, और तुरंत ही उसका दिल झटके से काँप उठा। उसने देखा कि उसका हाथ सड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने एकदम तीखे एसिड में डुबो दिया हो। साथ हाथ ही नहीं था, उसका चेहरा, उसकी पूरा जो बॉडी होती है ना, सब एकदम गर्दन-वर्दन, शरीर पूरा एकदम गलने लगा, एकदम हट रहा था, और मुझे लगा ना, अब वो जो अपना शा शाओ नाम का बंदा है, ये जो गू मास्टर है, इसने इसको लात मारी, अभी तो हँस रहा था, उसका चेहरा इसलिए बदला ना, शायद इसलिए हुआ होगा, क्योंकि ये हुआ नहीं था कि ये वो जो ट्रेस मिलेगा, और फिर ट्रेस मिलने के बाद यानी जो भी इनहेरिटेंस का ट्रेस मिलेगा मैप, उसके बाद एक कर्स भी लग सकता है। तो मुझे लग रहा है ना, यंग थिविंग हेवन को लग गया है कर्स, और कर्स लगने के बाद ये कर्स, जब वो बंदा उसके पास आया, वो जो गू मास्टर था, ये बंदा आया इसके पास और इसने उसे टच करा, तो हो सकता है कि ये जो कर्स है उस गू मास्टर को भी लग गया हो। तभी उसने एकदम तेज से लात मारी कि इसको दूर फेंका, केंचुए की तरह ये रेंगते हुए पीछे गिरा जाके। इसीलिए हो सकता है। अब आगे देखते हैं। कुछ ही पलों में यंग थिविंग हेवन की आँखें भी एकदम भाई खराब होने लगी, उसकी नज़र भी चली गई। शा शाओ की वो जो डरावनी और ठंडी आवाज़ भाई कानों में गूंज रही थी। शा शाओ कहता है, तुम सोचते हो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? हा, 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 हा। तुम्हें इस्तेमाल करना तुम्हारी किस्मत है। मेरे सामने एटीट्यूड दिखाओगे? मर भी जाओ तो क्या, मैं कोई और पपेट ढूँढ लूँगा। हा, 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 हा। शा शाओ ने आगे कहा, अब ये तुम्हारा आखिरी मौका है। एक लास्ट अपॉर्च्युनिटी देता हूँ। अगर मरना नहीं चाहते तो मुझे रिस्पेक्ट से ग्रैंडपा बुलाओ और मेरी बात सुनो। शा शाओ ने आगे कहा, आराम से सोच लो, वैसे भी मेरा किलर मूव तुम पर लग चुका है। अब तुम्हारा पूरा शरीर गलता रहेगा, बस कुछ ही सांसों में तुम्हारी पूरी बॉडी सख्त हड्डी बन जाएगी। हा, 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 हा। और तब तब मैं तुम्हें 2 लात मार के तुम्हारी जितनी भी बोन है ना, वो सब तोड़ भी दूँगा। यंग थिंग हेवन अभी भी चुप रहा था। शा शाओ अब कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ़ उसने एक खतरनाक नज़र से उसकी तरफ देखा। यंग थिवी इनामन ज़मीन पर एकदम भाई बहुत खराब सी हालत में पड़ा हुआ था, एकदम मूर्ति की तरह। उसके पूरे शरीर की मसल्स गलने लग गई थी, और बदबू भी एकदम फैलने लगी थी कुएँ के अंदर। डरावनी चोट, बेहिसाब दर्द, और सबसे ज़्यादा उसके दिल के अंदर एक अजीब-सी उलझन। भाई उसने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। यंग थिमिन हेवन अपने मन में कहता है, मेरा असली नाम बेन जी सन है, एक महान सेना का जनरल। मैं दया की भीख कैसे माँग सकता हूँ? यंग थिमिन हेवन कहता है मन में। सेकंड थॉट उसका आता है, कहता है, पर अगर मैं यहीं मर गया तो क्या मैं अपनी दूसरी दुनिया वाले प्यारों की उनका उनके पास जा पाऊँगा? क्या मैं उन्हें बेवजह इंतज़ार करने दूँगा, या अगर मैं यहाँ पे मर गया तो? यंग थीवी हेवन अपने मन में आगे कहता है, शिश! अब क्या करूँ? उसने अंदर से एक भारी साँस छोड़ी, वो धीरे-धीरे अपनी पोज़ीशन बदलने लगा, धीरे-धीरे घुटनों के बल बैठा, फिर उसने अपना सर झुकाकर ज़मीन पर लगा दिया, और एक कमज़ोर भरी आवाज़ में बोलता है, तुम जीत गए, तुम जीत गए। शा शाओ कहता है, हा, हा, हा! वो पागलों जैसे फिर से हँसने लगा, आँखें एकदम भाई फाड़ ली उसने। तो कहता है अपना शा शाओ, तो फिर क्या तुम मुझे ग्रैंडपा बोलोगे? यंग थिविन हेवन कहता है, ग्र ग
ग्रैंडपा उसने दाँत पीस कर बोला, उसका पूरा शरीर काँप रहा था और उसकी एकदम भाई आँखें एकदम गरम हो चुकी थी, आँसू बह रहे थे। शाओ कहता, "हा, हा, 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 मेरा अच्छा पोता।" उसकी आवाज़ एकदम भाई ये जो रेगिस्तान था एकदम फैल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कब्रिस्तान में कोई रावण हँस रहा हो। यंग थिमिंग हेवन अपनी मतलब अपनी हद, अपनी लास्ट लिमिट तक पहुँच चुका था। और अब पूरी तरह से बेहोश हो गया। अंधेरा सिर्फ़ फेंगयुआन के आगे भी फिर धीरे-धीरे छाने लग गया और ड्रीम रेलर ने उसकी वो जो सोल थी, उसको भाई एकदम वो वापस से तोड़ना शुरू करा। फेंगयुआन ने इस मतलब ये जो फ़ेज़ था मुश्किल से ही पार किया था। उसका जो 10 मिलियन मैन का सोल था गिरकर बस मिलियन मैन सोल बच के रह गया था। यानी 10 मिलियन की जगह पहले हाफ मिलियन हुआ, फिर हाफ मिलियन से अब 1 मिलियन मैन ही सोल रह गया था। मिलियन मैन मान के चलो। ड्रीमिंग हेवन की इस ड्रीम रेलम को एक्सप्लोर करना सोल की फाउंडेशन का भाई बेहिसाब डिमांड रखता था। अगर फेंगयुआ ने पहले अपनी सोल को मतलब इतने अच्छे से मतलब इतना बढ़िया ना करा होता, तो भाई ड्रीमलैंड एक्सप्लोर करने का भाई कर ही नहीं पाता। हो सकता है कि कुछ और ही दिक्कत आ जाती, हो ही नहीं पाता उससे। थोड़ी देर बाद अंधेरा जो था खत्म हो गया। फेंगयुआन फिर से उसको सामने की चीज़ें नज़र आने लग गई। एकदम तेज़ झूलता हुआ एकदम खतरनाक सूरज उसके ठीक सामने था और यंग थीमी हेवन अपने मतलब एकदम बहुत कमज़ोर शरीर के साथ घसीटते हुए रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा था। हालत तो लेकिन उसकी खराब थी, बट क्या था ना उसके ऊपर जो टेरिफाइंग इंजरीज़ थी, अब वो बिल्कुल ट्रेस से के बिना एकदम गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कभी इंजरीज़ लगी ही ना हो। बट अब उसकी बॉडी पर कुछ नई इंजरीज़ थी जो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे किसी वाइल्ड बीस्ट के फैंग्स और क्लॉस उसके ऊपर लगे हों और दिक्कत हुई हो। शाओ कहता है, "बच्चे ढंग से सुन, जब तू क्लैन वापस जाएगा तो अपने ग्रैंडपा के लिए सिचुएशन को थोड़ा-सा मतलब सही करना।" शाओ कहता है, "वेट, ग्रैंडपा अभी तेरे लिए कुछ डेज़र्ट वुल्फ लेके आता है और हा, 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 अगर तू ड्रामे करने वाला है ना? तो फुल ऑन कर, ग्रैंडपा हेल्प नहीं करेगा। अगर तू वुल्फ से एस्केप नहीं कर पाया तो सिर्फ़ खुद को ही ब्लेम करना, ठीक है? अभी मैं लाता हूँ। शाओ आगे कहता है, और हाँ, याद रखना ज़्यादा बक-बक मत करना। ग्रैंडपा का किलर मूव तेरी बॉडी के अंदर ही है। तू ऑलरेडी उस रॉटिंग बॉडी वाली फीलिंग टेस्ट कर चुका है ना, वो जो मतलब तेरी बॉडी गलने लग गई थी, उस फीलिंग को तू टेस्ट कर चुका है। बस मैं चाहूँ और तेरी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वापस से भाई तेरा ब्रेन-व्रेन सब तो एकदम गल जाएगा। सीधा तू एकदम खत्म ही हो जाएगा। हाँ, हाँ, याद रखियो ग्रैंडपा तुझे हर्ट नहीं करेगा। मेरे क्यूट ग्रैंडसन ध्यान रखियो, बस अपना काम सही से करियो। शाओ का फिगर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, बट यंग थिमी हेवन के कानों में उसकी आवाज़ अभी भी एको कर रही थी। उसकी बात खत्म होते ही एक सैंड ड्यून के पीछे से एक कुछ डेज़र्ट वुल्फ सीधा उसके ऊपर रश कर गए। पहले उसके ऊपर चोटें लगी हुई थी वुल्फ वाली और दोबारा से लगने लग गई। मतलब